अध्याय 151 सिर का शिकार। कुछ देर बाद वे एक अस्थायी केबिन के सामने खड़े थे। चेंजिंग स्टार के चिथड़े चिथड़े बने घर की तरह ये केबिन भी खंडहरों से इकट्ठा किए गए बेमेल पत्थरों से बना था। इसे जगह जगह राक्षसों की खालों से मजबूत किया गया था और बाहरी बस्ती की बाकी झोपड़ियों से थोड़ा बेहतर बना हुआ लग रहा था। दरवाजे के ऊपर एक बड़ी पार्श्विक खोपड़ी लटकी हुई थी, जिसका मोटा माथा किसी धारदार हथियार के विनाशकारी प्रहार से फट गया था। खोपड़ी की ओर देखते हुए नेफिस एक कदम आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। हालांकि कोई जवाब नहीं मिला। सनी ने आह भरी, शायद वह घर पर नहीं है। जवाब देने के बजाय चेंजिंग स्टार ने भौहें चढ़ाई और पहले दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। पहला वार तो हल्का था, लेकिन आखिरी वार तक वह दरिंदा खोपड़ी दीवार से उड़ने ही वाला था। अंदर से एक नींद भरी और चिड़ी हुई आवाज सुनाई दी। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, तुम जो भी हो, बेहतर होगा कि तुम एक दुस्वप्न प्राणी बनो। कुछ पल बाद सनी को दरवाजे की ओर आते कदमों की आहट सुनाई दी। हालांकि दरवाजा खुलने से पहले ही नेफिस अचानक बोला, सनी, मुंह फेर लो। उसकी आवाज में एक अजीब सी तत्परता सुनकर उसने मुंह बनाया और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। तुम्हारी परछाई भी। क्या हो रहा है? क्या हम मुसीबत की उम्मीद कर रहे हैं? जब वह केबिन से दूर देख रहा था तो लकड़ी की चरमराहट ने उसे सूचित किया कि दरवाजा खुला हुआ है। कौन है ये? ओह, ये तो तुम हो, उसने कसम खाकर कहा कि उसे नेफ के दांत आपस में घिसटते हुए सुनाई दे रहे हैं। कुछ सेकंड बाद चेंजिंग स्टार बोली, उसकी आवाज खास तौर पर सपाट थी। उद्धरण चिन्ह ... एक स्मृति रखो एफी, कृपया। किसकी प्रतीक्षा? वह ऐसा क्यों करेगी? ओह, जब उसे आखिरकार वापस मुड़ने की इजाजत मिली तो एफी के उत्तेजक छोटे चिटोन के कपड़े से अलौकिक रोशनी की आखिरी झलक अभी भी गायब नहीं हुई थी। उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। यहाँ बेहतर शिकारी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पिछली बार उसने उसे देखा था, लंबी, मजबूत और ऊर्जा से भरपूर। चमड़े के कवच और पुराने कवच के अलावा कांसे के कवच के बिना उसकी उससे भीगी जैतून की त्वचा और भी ज्यादा दिखाई दे रही थी। तो तुम लोग फिर से साथ हो, है ना? बाकी दोनों कितने साफ और चमकदार दिख रहे हैं। ये देखते हुए मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि महल में उनका प्रवास सुखद रहा होगा। सनी ने कैसी की ओर देखा, फिर संयमित स्वर में कहा, खास तौर पर नहीं, जैसा आपने कहा, वहाँ का माहौल खैर एक अर्जित स्वाद है, मुझे लगता है। एफी मुस्कुराई, बहुत अच्छी बात कही। खैर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बदलते सितारे ने दरवाजे की ओर इशारा किया। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अनियंत्रित शिकारी ने पीछे मुड़कर देखा, फिर कंधे उचका दिए। हाँ, क्यों नहीं। अंदर केबिन छोटा और आरामदायक था। उसके एक कोने में फर का एक बड़ा ढेर लगा था जो एफी के लिए बिस्तर का काम करता था। पहली नज़र में यह इतना आलीशान नहीं लगा, लेकिन जब सनी को पता चला कि ये सभी फर एक दुस्वप्न प्राणी की लाश से आए हैं तो उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। ये संभवतः सबसे असाधारण चीज थी जो उसने कभी देखी थी। इसके अलावा कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उन फरों के बीच क्या हुआ होगा। शुद्ध विचार, सनी, ध्यान केंद्रित करो। वहाँ एक चिमनी, एक लकड़ी की कुर्सी वाली एक मेज और 2 मजबूत संदूक भी थे। बाकी जगह तरह तरह की अनोखी चीजें रखी थीं जो शिकारी ने बरसों से खंडहरों से इकट्ठा की थीं। इस भव्य संग्रह का कोई खास औचित्य नहीं था, सिवाय इसके कि हर चीज ने कभी न कभी किसी न किसी वजह से उसका ध्यान खींचा था। जब तीनों बैठ गए तो एफी अपने फर के ढेर के पास लौटी, उनमें से एक में खुद को लपेटा और पूछा, तो ऐसी क्या खास बात है कि आपको इतनी सुबह आकर मुझे जगाना पड़ा? सुबह दोपहर हो गई है। नेफिस कुछ क्षण रुका, फिर बोला, जिस दिन से हम मिले हैं तब से तुमने शिकार नहीं किया है ना? एफी ने जम्हाई ली, फिर सुस्त स्वर में कहा, नहीं, जब मेरा खाना खत्म हो जाएगा तो मैं वापस खंडहर में चला जाऊंगा। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ऐसा हो जाएगा। क्या? कैसे? उसने उन राक्षसों का जितना मांस काटा था वह एक इंसान को 2 महीने तक खिलाने के लिए काफी था। वो सब तो पहले ही खत्म हो गया। उस हृष्ट पुष्ट शिकारी ने कितना खाया होगा? बदलते सितारे ने सिर हिलाया। जब आप ऐसा करें तो हमारे साथ आइए, हमारे पथ प्रदर्शक बनिए। खैर, वह निश्चित रूप से गोलमोल बातें नहीं करती। किसी वजह से सनी को नेव से इतनी सीधी बात की उम्मीद नहीं थी। उसने हमेशा सोचा था कि यह बातचीत अपने असली मकसद तक पहुंचने में बहुत देर लगाएगी। एफी ने उन्हें घूरा, फिर अपना सिर पीछे किया और जोर से हंस पड़ी। आह, ये तो बढ़िया है। क्या तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारी नानी बन जाऊं?
जब उसकी हंसी बंद हो गई तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं बच्चों, पर तुम अभी अभी डार्क सिटी में पहुंचे हो। तुम बिल्कुल नए हो। यहाँ के सबसे अच्छे शिकारी चाहते थे कि मैं उनकी पार्टी का हिस्सा बनूं, और मैंने उन सबको मना कर दिया। जानते हो क्यों? नेफ ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। ज्यादातर शिकारी दल अपने शिकार की लूट को बांट लेते हैं। हर शिकारी एक हिस्सा खाने के लिए रखता है और बाकी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को बेच देता है। लेकिन अपनी कमजोरी की वजह से आप खुद को ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकते। आपको शिकार से मिलने वाली पूरी जीविका की जरूरत होती है। आपके जितने ज्यादा साथी होंगे, आपका हिस्सा उतना ही कम होगा। इसलिए आप अकेले शिकार करते हैं और अपने शिकार का मांस कभी नहीं बेचते, सिर्फ उसकी खाल बेचते हैं। एफी मुस्कुराई। मैं देख रहा हूं कि कोई अपना होमवर्क कर रहा है। चेंजिंग स्टार ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उन शब्दों में निहित व्यंग्य पर ध्यान न देते हुए आगे कहा, हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। हालांकि अकेली शिकारी ने उसे बीच में ही टोक दिया। रुको, अच्छा अनुमान है, लेकिन तुम गलत हो। इसीलिए तो मैंने उन सभी शिकारियों को मना नहीं किया था। नेफिस ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। एक लंबे विराम के बाद उसने उलझन भरी आवाज में पूछा, तो क्यों? एफी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। क्योंकि वे कमजोर हैं। उनमें से हर एक कमजोर है। यहाँ तक कि उनमें से सबसे सफल भी कमजोर हैं। और क्या आप जानते हैं क्यों? उसकी भूरी आंखों में कुछ अंधेरा चमक रहा था। वे कमजोर हैं क्योंकि गनलॉक कभी भी किसी भी शक्तिशाली को अपने नियंत्रण से बाहर रहने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक नहीं बनूंगा। माफ करना राजकुमारी। चेंजिंग स्टार उस जवाब से घबराकर एकदम से ठिठक गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया और अजीब तरह से अपने होंठ आपस में भींच लिए। भले ही भूल भुलैया के माध्यम से अपनी यात्रा के दौरान उसने अपने सामाजिक कौशल को कितना ही निखार लिया हो, फिर भी यह बातचीत उसके लिए बहुत ज्यादा लग रही थी। इसके बाद छाए सन्नाटे में सनी अचानक बोला, उसकी आवाज शांत और थोड़ी उत्तेजक थी। वह तुम्हें अस्तित्व में रहने की अनुमति दे रहा है। एफी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराकर एक भौं उठाए और कुछ नहीं कहा। अंततः नेफिस अपने आप को संभालने में सक्षम हुई। हम भले ही यहाँ नए हों, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हम दोनों ने मिलकर, सनी और मैंने, भूलभुलैया में दर्जनों जागृत प्राणियों को मार डाला था। शिकारी ने एक बार फिर उसे टोका। अगर यह सच भी है, तो भी यह वहाँ था। यहाँ डार्क सिटी में चीजें बहुत अलग हैं। वे दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। एक के होठों पर एक सहज मुस्कान थी, जबकि दूसरी की आंखों में जिद्दी ज्वाला जल रही थी। ओह, मुझे ये पसंद नहीं है। अंततः चेंजिंग स्टार ने मुंह बनाते हुए कहा, तो अगर हम साबित कर दें कि हम में ताकत है, तो आप पुनर्विचार कर सकते हैं। एफी हंसी। धिक्कार है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आसान बात हो। तुम्हें पता है कि कितने लोग खंडहरों में पैर भी नहीं रख सकते, है ना? अगर तुम लोग इस नर्क में कुछ साल जिंदा बच गए, तो शायद हम फिर से बात कर सकेंगे। नेफिस ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और फिर मंद मंद मुस्कुराया। हम शाम को फिर बात करेंगे। तब तुम अपना मन बदल लोगे। अध्याय 152 वहां और वापस फिर से। बाहर सूरज अपने चरम से आगे बढ़ चुका था। सूर्यास्त होने में ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए सनी को यकीन नहीं था कि नेफिस शाम होने से पहले एफी का मन बदलने के लिए क्या कर पाएगा। हालांकि उसके चेहरे के दृढ़ भाव को देखकर लग रहा था कि चेंजिंग स्टार यूं ही बातें नहीं कर रही थी। उसके मन में कुछ खास था। वह हिचकिचाया, तो ओह, अब हम वास्तव में क्या करने जा रहे हैं? नेफ ने उसकी ओर देखा। उसकी ठंडी धूसर आंखों की गहराई में सफेद लपटें नाच रही थी। फिर वह मुड़ी और बोली, मेरे पीछे आओ। ऐसा कहकर वह महल की ओर आगे बढ़ गई। महल? हम महल क्यों जा रहे हैं? कुछ बेचैनी से सनी ने धीरे से कैसी का हाथ पकड़ा और नेफिस के पास पहुंचने के लिए तेजी से दौड़ा। जब वह उसके पास पहुंचा, तो उसने अचानक अपना कंधा ऊपर फेंका। मुझे उस पाथफाइंडर के बारे में फिर से बताओ, जिस पर 3 दिन पहले हत्या का आरोप लगाया गया था। सनी ने भौहें चढ़ाईं, फिर उस आदमी के बारे में जो कुछ उसे पता था, उसे दोहराया। जब उसकी बात लगभग पूरी हो गई, तो उसने पूछा, उसकी पहलू क्षमता क्या है? वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, वह किसी भी हथियार को, जब वह उसके हाथ में हो, अविश्वसनीय रूप से तेज बना सकता है। इतना तेज कि पत्थर को भी काट सके, शायद स्टील को भी। यह एक बहुत ही शक्तिशाली युद्ध क्षमता है। चेंजिंग स्टार कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, उसकी खामी के बारे में क्या? सनी ने अपना सिर हिलाया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लोग अपनी कमियों को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं, आप जानते हैं।
हर कोई उस पागल एफी की तरह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में सबको नहीं बताता। कैसी, जो आज उसके प्रति बहुत सुरक्षात्मक लग रही थी, ने इस दावे का समर्थन करने का निर्णय लिया। सनी सही कह रहा है नेफ, हमें तो ये भी नहीं पता कि उसकी अपनी खामी क्या है, याद है? सनी लगभग लड़खड़ा गया और उसे अपने चेहरे पर कोई भावना न दिखाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। कैसी बिल्कुल सही थी। हालांकि चेंजिंग स्टार और उसने अपनी कमियां उसके साथ साझा की थी, सनी ने कभी भी उसका जवाब नहीं दिया। जाहिर है वजहों से ये सच है, लेकिन ओह, क्या हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते? नेफिस ने चुपचाप सिर हिलाया और इस पर आगे कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन किसी और बात पर था। ओह, जल्द ही वे शानदार सीढ़ियां चढ़ गए और महल के द्वार के पास पहुंच गए। सनी नेफ के इरादों को लेकर लगातार घबरा रही थी। आखिर उसकी योजना क्या है? ओह नेफ, आपको हमसे क्या करवाना है? उसने कंधे उचकाए, फिर अपने सामान्य उदासीन स्वर में कहा, तुम्हें वास्तव में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पीछे आओ और दिखने की कोशिश करो। ओह नेक, देखो, पुण्य, इसका क्या मतलब है? फाटक के सामने खड़े पहरेदारों ने तिरस्कारपूर्ण और आपत्तिजनक निगाहों से उनका रास्ता रोक लिया। अवमानना सनी के प्रति थी, जबकि बाकी अवमानना बेशक लड़कियों के प्रति थी। रुको, ब्राइट कैसल में तुम्हारा क्या काम है? श्रद्धांजलि देना चाहते हो, या शायद इसके बदले में पैसे पाना चाहते हो? अगर तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोनों हंस पड़े, जिससे सनी का खून खौल उठा। नेफिस ने शांत भाव से उनकी ओर देखा, फिर कहा, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने जा रहा हूँ। हंसी अचानक बंद हो गई। गार्ड्स ने उन्हें कुछ मजाकिया नजरों से देखा। एक कठोर और खतरनाक रोशनी उनकी आंखों में घुस गई। क्या तुम पागल हो गई हो, साली? अगर तुम्हें श्रद्धांजलि नहीं देनी है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारा समय बर्बाद करना बंद करो। बदलती सितारा उन्हें घूरती रही, उसके खूबसूरत हाथीदांत जैसे चेहरे पर जरा भी भाव नहीं दिखा। फिर उसने समान भाव से कहा, मैं यहाँ चुनौती के अधिकार का आह्वान करने आया हूँ। तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ पलों के लिए सब खामोश रहे। सनी का दिल उसकी छाती में किसी जंगली जानवर की तरह धड़क रहा था। पागल, वह पागल हो गई है। लेकिन नहीं, चेंजिंग स्टार पागल नहीं था। हालांकि सनी को मन ही मन मजाक करना पसंद था कि नेफिस कितना पागल है, लेकिन वह बिल्कुल भी पागल नहीं थी। दरअसल किसी भी परिस्थिति में शांत और विवेकशील बने रहने की उसकी क्षमता ही उसे इतना खतरनाक बनाती थी। इसका मतलब था कि उसे यहाँ कुछ ऐसा मौका दिख रहा था जो उसे नहीं दिख रहा था। कम से कम उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। इस बीच एक गार्ड ने भौहें चढ़ाईं। मजाक करना बंद करो, छोटी बच्ची। अगर जीना चाहती हो तो अपना मुंह बंद करो और दफा हो जाओ। नेफ हिली नहीं, बल्कि बोली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दूसरे गार्ड ने उसे घूरा, फिर अपना सिर हिलाया। वे झुगी झोपड़ी के चूहे सचमुच पागल हो गए हैं, है ना? मैंने सोचा था कि यह हालिया शो उन्हें सबक सिखाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। वो उपहास किया। सुनो लड़की, चुनौती का अधिकार कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। ये तो मौत तक की लड़ाई है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा चेहरा सुंदर है, कोई भी तुम्हारे साथ आसानी से समझौता नहीं करेगा। समझ रही हो? बदलते सितारे ने बस सिर हिला दिया। गार्ड कुछ देर तक इंतजार करता रहा, उसकी लंबी कद काठी और उसके भद्दे से ट्यूनिक को देखता रहा। फिर उसने मुंह बनाया, लगता है आज हम कुछ मनोरंजन करेंगे। उफ, कितनी शर्म की बात है। आपके रूप रंग को देखते हुए आप बिना कर चुकाए भी महल में रह सकते थे। सिर हिलाते हुए वह मुड़ा और उन तीनों को पीछे आने का इशारा किया। दूसरा गार्ड पीछे रह गया, उसके चेहरे पर घबराहट और गहरी उत्तेजना का भाव था। हवा में झूलती जंग लगी जंजीरों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। सनी, नेफिस और कैसी लटकती खोपड़ियों के नीचे से गुजरे और महल में प्रवेश कर गए। अंदर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। हाप अभी भी अपनी आलीशान मेज पर बैठा चर्मपत्र पर कुछ लिख रहा था। कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाया और उनकी तरफ एक नजर चुराई। उसकी आंखों में उलझन भरा आश्चर्य प्रकट हुआ। ओह सनलेस और कैसिया, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? सनी को उसका चेहरा थपथपाने की इच्छा हुई। जब उसने उस दुबले पतले युवक से कहा था कि वे भविष्य में एक दूसरे से मिल सकते हैं, तो उसका यह मतलब कतई नहीं था कि वह भविष्य उसी दिन होगा। अपने दिमाग में चल रहे विचारों से अनभिज्ञ हाप मुस्कुराया। ओह, क्या तुम लोग भाग्यशाली रहे और कुछ टुकड़े हाथ लग गए। श्रद्धांजलि देने के लिए वापस आ गए।
सनी ने दांत पीस लिए और एक कमजोर मुस्कान बिखेरी। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्याय 153 मार्गदर्शक तारा। जब तक उन तीनों को किले के भव्य हॉल में ले जाया गया, तब तक पूरे किले में ये खबर नहीं फैली थी कि एक और चुनौती आने वाली है। इस वजह से वहां कोई भीड़ नहीं थी, बस कुछ दर्जन लोग थे जो सहयोग से वहां से गुजर रहे थे और शोरगुल सुन रहे थे। हालांकि हर मिनट उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। हॉल के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी नेफिस शांति से आगे देख रही थी। उसके विचार रहस्यमय थे। वह स्थिर और संयमित लग रही थी। दूसरी ओर सनी बहुत घबराई हुई थी। आखिर चेंजिंग स्टार क्या योजना बना रहा था? ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उनकी बातचीत को सुन न ले, उसने चारों ओर नजर घुमाई और उसके पास झुककर फुसफुसाया। आप वास्तव में गनलॉक के लेफ्टिनेंटों में से किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, है ना? क्योंकि यह आत्महत्या होगी। नेव चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली और ताकतवर क्यों न हो, वह ऐसे किसी व्यक्ति से जीतने की उम्मीद नहीं कर सकती थी, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि वह पर्याप्त मात्रा में आत्मा के टुकड़े सोख न ले जिससे थोड़ा बहुत भी बराबरी हो जाए। वे लोग भी वहां तक संयोग से नहीं पहुंचे थे। उनमें अपनी प्रतिभा थी। नेफिस ने अपना सिर नहीं घुमाया और केवल इतना कहा, उद्धरण चिन्ह ... दीवारों के भी कान होते हैं। सनी ने अपने दांत पीस लिए और जवाब देने ही वाला था कि उसी समय वह गार्ड जो उन्हें अंदर ले गया था, भव्य हॉल से प्रकट हुआ, उन पर एक गहरी नजर डाली और थूका, अंदर आओ मूर्खों। चेंजिंग स्टार बस आगे बढ़ता गया, जिससे सनी और कैसी के पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हॉल के अंदर लोगों की एक छोटी सी भीड़ प्रवेश द्वार की ओर देख रही थी। जब उन्होंने नफिस को देखा तो उनके बीच उलझन भरी फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। कौन है वो? उसे पहले कभी नहीं देखा। उस लड़की में कुछ अजीब बात है। पूरा माहौल जुबेई की मौत के दिन की तुलना में बहुत कम दिखावटी और नाटकीय था। ज्यादातर लेफ्टिनेंट तो यहाँ थे ही नहीं, खुद ब्राइट लॉर्ड की तो बात ही छोड़िए। सिर्फ हंटर्स की सरदार जेम्मा खाली सफेद सिंहासन की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके चेहरे पर थोड़ा सा उदास भाव था। सनी को राहत मिली जब हारूस कहीं दिखाई नहीं दिया। जब गार्ड उन तीनों को अंदर ले गया तो जेम्मा ने अपना सिर उठाया और भौहें चढ़ाकर उनकी ओर देखा। क्या मैंने सही सुना? आप तीनों में से कोई चुनौती के अधिकार का प्रयोग करना चाहता है? नेफिस ने एक कदम आगे बढ़कर उसकी आंखों में सीधे देखा और अपनी सामान्य उदासीन आवाज में उत्तर दिया, मैं करता हूँ। उसकी शांति उन शब्दों के पीछे छिपे गहरे अर्थ के बिल्कुल विपरीत थी। यह उस भावुक, तिरस्कारपूर्ण, उग्र निंदापूर्ण भाषण के बिल्कुल विपरीत था जो जुबेई ने 3 दिन पहले इसी हॉल में दिया था। जेम्मा के चेहरे पर उलझन भरी भरिकुटी और गहरी हो गई। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है ना, छोटी बच्ची? वह बिना किसी डर के उसे घूरती रही, फिर दोहराया, मैं करता हूँ। लंबे हंटर ने आह भरी। सुनो, ये सच है कि हर किसी को चुनौती देने का अधिकार है, लेकिन अपनी जान गंवाना वाकई बेवकूफ़ी है। मुझे यकीन है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। यहाँ सभी ने लगभग सहा है, तो क्यों न तुम इस बारे में थोड़ा और सोचो और पुनर्विचार करो। उसकी आवाज़ में कोई कड़वाहट नहीं थी। दरअसल वह गंभीर लग रही थी, मानो गनलॉक का लेफ्टिनेंट उसे यूं ही मरते हुए नहीं देखना चाहता था। हालांकि उसकी बातें अनसुनी हो गईं। नेव ने बस अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। जेम्मा ने फिर से आह भरी, फिर अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर अपनी मर्जी से करो। तुम यहाँ किस पर आरोप लगाने आए हो? सनी को पहले से ही यह बात समझ आ गई थी, इसलिए उसके अगले शब्द सुनकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। मैं यहाँ एंडेल नामक पाथफाइंडर पर आरोप लगाने आया हूँ। एंडेल वह व्यक्ति था जिसके अपराध के कारण जुबेई को चुनौती दी गई और फिर उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही भीड़ में से फुसफुसाहटों की एक और लहर उठी, जेम्मा ने पलकें झपकाईं। चेहरे पर नाखुशी भरी खींच के साथ उसने कहा, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, मैं हंटर्स और पाथफाइंडर्स दोनों का नेता हूँ। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वे जो भी अपराध करेंगे वह मेरा अपराध होगा, इसलिए मुझे ही इसका उत्तर देना होगा। क्या तुम सच में मुझे चुनौती देना चाहते हो, बच्चे? सनी ने अपनी सांस रोक ली, ये जानते हुए कि नेव के अगले शब्द उनके भाग्य का फैसला करेंगे। बुजुर्ग आदमी के भारी लहजे के बावजूद वह जरा भी नहीं हिली। हालांकि उसने उसे ठंडी निगाहों से देखा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ उस पर बाहरी बस्ती के युवक की हत्या का आरोप लगाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ उस पर चोरी का आरोप लगाने आया हूँ। एंडेल ने जुआ खेलते हुए काफी मात्रा में आत्मा के टुकड़े गंवा दिए, लेकिन भुगतान करने से इनकार कर दिया। ये चोरी है। चूंकि यह उसके निजी समय में किया गया था,
न कि किसी आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते हुए, इसलिए आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। जेम्मा उसे घूर रही थी, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सनी भी यही कर रहा था। खैर, ये तो अनपेक्षित था। सच में, एक तरह से चतुराई भरी बात। कौन जानता था कि नेफ इतना चालाक हो सकता है। शिकार के दौरान किए गए अपराध के आरोप को एक ऐसे दुष्कर्म में बदलकर, जिसका एंडेल की पाथफाइंडर के रूप में भूमिका से कोई लेना देना नहीं था, उसने प्रभावी रूप से किसी भी लेफ्टिनेंट को उसकी ओर से लड़ने से रोक दिया। कम से कम तब, जब वे न्यायप्रिय होने के अपने दावे पर अड़े रहे। लेकिन क्या एक अनुभवी पाथफाइंडर गनलॉक के किसी प्रतिनिधि से कम खतरनाक था? और क्या जेम्मा ऐसी चुनौती को आगे बढ़ने की अनुमति भी देगी? मानो उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए लंबे हंटर ने अपनी बाहें उठाई और अविश्वास से कहा, क्या एक जुए का कर्ज तुम चाहते हो? क्या एको ने तुम्हें भेजा है? नेफिस ने फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तो उससे कभी मिला ही नहीं। भव्य हॉल में मौजूद सभी लोग उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह पागल हो। करिश्माई लेफ्टिनेंट भी कोई अपवाद नहीं था। अपनी आवाज में कुछ झुंझलाहट के साथ उसने पूछा, यदि आप ये भी नहीं जानते कि एंडेल को किस व्यक्ति को टुकड़े देने हैं, तो आप उसकी ओर से उसे चुनौती क्यों दे रहे हैं? नेफ ने बस कंधे उचका दिए। क्या अपराधी को दंडित करने के लिए मुझे अपराध के पीड़ित को व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक है? जेम्मा ने घूर कर देखा, उसे पूरी स्थिति हास्यास्पद लग रही थी। उद्धरण चिन्ह ... ये तो बस जुए का कर्ज है। मैं खुद ही इसका कर्ज चुका सकता हूँ, और हम सब भी। हालांकि चेंजिंग स्टार ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज अभी भी अजीब तरह से शांत और एकरस थी। ये टुकड़ों की बात नहीं है, ये न्याय की बात है, और कानून की। आखिरकार, इस अंधेरी दुनिया में कानून ही हमारा एकमात्र मार्गदर्शक तारा है। इसके प्रकाश के बिना केवल अंधकार ही है। उसके शब्द पूरे भव्य हॉल में गूंज उठे और जेम्मा के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। कुछ दिन पहले गनलॉग ने जो कहा था, उसे दोहराकर उसने उसके सामने चुनौती की मांग पूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ा। आखिरकार, इसके विरुद्ध जाना, उज्ज्वल प्रभु की इच्छा के विरुद्ध जाने के समान होगा। कितनी धूर्त! क्या उसने यह मुझसे सीखा है? शिकारी ने अफसोस से दूसरी ओर देखा, कुछ देर तक चुप रहा, और फिर एक गार्ड से उदास स्वर में कहा, जाओ और एंडेल को यहाँ लाओ। उस कमीने से कहो कि इस बेवकूफ़ लड़की को मारने के बाद वह और मैं उसके जीवन के विकल्पों के बारे में लंबी बातचीत करेंगे। फिर उसने नेफ की ओर देखा और कहा, और तुम अलविदा कहो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? हमें बताओ। इस तरह कम से कम तुम्हें याद तो रखा जाएगा। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए नफिस कुछ देर तक चुप रहा, और फिर उत्तर दिया। उसकी स्पष्ट आवाज भव्य हॉल में जोर से गूंज उठी। मैं अमर ज्वाला कुल का परिवर्तनशील सितारा हूँ। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अध्याय 154 का प्रकाश। सब चुप हो गए, यहाँ तक कि जेम्मा भी उस घोषणा से थोड़ी स्तब्ध लग रही थी। एकमात्र व्यक्ति जिसने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह था कैस्टर, जो थोड़ी देर पहले ही भव्य हॉल में दाखिल हुआ था और अब एक दीवार के पास खड़ा होकर नेफिस को एक जटिल भाव से देख रहा था। उसका पूरा नाम सुनना दो अलग अलग, लेकिन समान रूप से धरती हिला देने वाले कारणों से चौंकाने वाला था। सबसे पहले, उसने खुद को किसी इंसानी नाम से नहीं, बल्कि एक सच्चे नाम से पुकारा था। मानव सभ्यता के पूरे इतिहास में केवल मुट्ठी भर जागृत लोग ही अपने पहले दुष्स्वप्न में सच्चा नाम अर्जित कर पाए थे। कहने की जरूरत नहीं कि उनमें से कोई भी उन हजारों स्लीपर्स में शामिल नहीं था जो इस समय भूले हुए किनारे पर फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि गनलॉग के पास भी यह नहीं था, लेकिन नेफिस ने ऐसा किया। ... और सनी भी, बेशक, लेकिन किसी को ये जानने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, उसने खुद को एक विरासत घोषित कर दिया था, और वह भी कोई साधारण विरासत नहीं, बल्कि पौराणिक अमरज्वाला वंश की एक विरासत। एक ऐसा वंश जो पूरी मानव प्रजाति को एक बार नहीं, बल्कि 2 बार आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था, पहले दूसरे दुष्स्वप्न पर विजय प्राप्त करके, फिर तीसरे पर। इन तथ्यों का एक संयोजन ही डार्क सिटी के बीचों बीच एक लाक्षणिक विस्फोट को जन्म देने के लिए पर्याप्त था। अगर यह सच था, तो उसे इस भूले हुए तट पर लगभग एक मसीहा जैसा अस्तित्व माना जा सकता था। अचानक, जिस शांति के साथ उसने एक भयानक पाथफाइंडर को मौत की लड़ाई के लिए चुनौती देने का साहस किया, वह उसे उतना अजीब नहीं लगा। भव्य हॉल में एकत्रित सभी स्लीपर्स की आंखों में स्तब्धता धीरे धीरे एक सूक्ष्म, अनिश्चित, कमजोर चमक में बदलने लगी थी। ऐसा लगा जैसे उनकी प्रकाशहीन, निराश आत्माओं की मृत मिट्टी में अचानक आशा का एक छोटा सा बीज बो दिया गया हो।
या तो संयोग से या जानबूझकर नेफिस ने अपने कवच को बुलाने के लिए बिल्कुल वही क्षण चुना। प्रकाश की असंख्य चिंगारियां उसे कोमल आभा के भावर में घेर लेती थीं, और जब वे गायब हो जाती तो उसके सुंदर शरीर पर एक आकर्षक काला और सफेद कवच प्रकट हो जाता था। सबकी नजरें तुरंत उसके वक्षपट पर बने प्रतीक पर टिक गईं। उस पर अजीब सी सफेद धातु में 7 चमकते सितारे बड़ी ही बारीकी से उकेरे गए थे। ये वह प्रतीक, ये स्टारलाइट क्रास्ट है, 7 का शिखर। सनी की तरह ब्राइट कैसल के कई निवासी 7 तारों के प्रतीक से परिचित थे। यह न केवल अभेद्य शहर की दीवार के सामने खड़ी विशाल मूर्ति के वस्त्र में उकेरा गया था, बल्कि प्राचीन किले की दीवारों को सजाने वाली अनगिनत पत्थर की नक्काशी में भी इसे अक्सर दर्शाया गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह उन 7 नायकों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक बार इस शापित भूमि को निगल रहे अंधकार को खत्म करने की शपथ ली थी, और इसके लोगों को वापस प्रकाश की ओर ले जाने की। सनी को अपनी रीढ़ की हड्डी से ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। क्या वो क्या कर रही है? क्या ये सब इत्तेफाक है, या नेफिस ने सब कुछ प्लान किया था? क्या उसे समझ नहीं आ रहा कि ये मूर्ख इस तरह के नाटक पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे? अगर उन्हें गलतफहमी हो गई और वो ये कहने लगे कि वो किसी तरह की स्वर्गीय रक्षक है, तो गनलॉक जल्द ही हमारे दरवाजे खटखटाएगा। नेफ ने क्या कहा? बस उसके नक्शे कदम पर चलो और नेक दिखने की कोशिश करो। सनी हक्का बक्का उसकी पीठ को घूरता रहा। वह ऐसा कैसे कर सकता है? उसके पूरे शरीर में कभी एक बूंद भी पुण्य नहीं था। इस बीच जेम्मा ने आखिरकार खुद को संभाला और चेंजिंग स्टार की तरफ एक मूल्यांकनात्मक नजर डाली। अगर पहले उसकी आंखों में उपेक्षा और उपेक्षा के अलावा कुछ नहीं था, तो अब उनमें एक गहरी सतर्कता की झलक थी। धीरे से शिकारियों का नेता मुस्कुराया। आह, तो फिर आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे कहना होगा, आपका नाम बहुत प्रभावशाली है। सोच में पड़ जाता है कि यह नाम कहाँ से आया। इन शब्दों के पीछे का निहितार्थ समझना आसान था। जेम्मा ये संकेत दे रही थी कि नफिस झूठ बोल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे इस इशारे ने सबकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई और वे फिर से या तो उदास या फिर गहरी आशंका से उसकी ओर देखने लगे। बस अब कुछ लोगों के चेहरों पर उपहासपूर्ण तिरस्कार के भाव भी दिखाई देने लगे थे। ... और फिर भी उनमें से कई अभी भी संकोच और डरपोक विश्वास से भरे भावों के साथ उसे घूर रहे थे। चेंजिंग स्टार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस शांत और उदासीन रही, मानो वह इस दुनिया की गंदगी और निराशा से थोड़ा अलग होकर अस्तित्व में थी। जल्द ही एंडिल द पाथफाइंडर को भव्य हॉल में ले जाया गया। तारानकन पाथफाइंडर औसत कद, काठी और हटे कट्टे शरीर का था। उसकी नीली आंखें और तेज जबड़ा था। उसके सिर के दोनों तरफ के बाल मुड़े हुए थे और बाकी बाल एक छोटी सी चोटी में बंधे हुए थे। वह भव्य हॉल में इकट्ठा हुए बाकी स्लीपर्स से थोड़ा बड़ा लग रहा था, सिवाय जेम्मा के। एंडेल शायद लगभग 24 साल का था। वह एक कुशल, अनुभवी और निर्दयी योद्धा जैसा दिखता था। हर पाथफाइंडर कुलीनों में से एक कुलीन से कम नहीं था, और वह कोई अपवाद नहीं था। यहाँ तक कि जो लोग एंडेल से नफरत करते थे, वे भी उसे भय और सम्मान, यहाँ तक कि श्रद्धा से देखते थे। हॉल में प्रवेश करते हुए एंडेल ने नेफिस को एक गहरी नज़र से देखा और सफ़ेद सिंहासन की ओर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे की ओर बढ़ा। वहां रुककर उसने झुककर हंटर्स के नेता के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। मैं यहाँ हूँ, जेम्मा ने चिढ़कर तिरस्कारपूर्ण भाव से उसकी ओर देखा और फिर आह भरी। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? पाथफाइंडर मुस्कुराया। कोई औरत मुझे चुनौती देना चाहती है। अच्छा, पिछली बार मुझे बहुत दुख हुआ था कि हारूस को सारा मजा लेने दिया। भीड़ में से कई बार गुस्से भरी फुसफुसाहटें सुनाई दी, लेकिन किसी ने भी अभिमानी हत्यारे के प्रति अपनी घृणा को खुले तौर पर प्रकट करने का साहस नहीं किया। जेम्मा के मुंह का कोना नीचे की ओर मुड़ गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर खतरनाक लहजे में बोला, मजा कहा? अच्छा एंडेल, अगर तुम्हारे जीवन में रोमांच की कमी थी तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। कैसा रहेगा? उस लड़की को मारने के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मजा क्या होता है। ये कहकर उसने गार्ड्स को इशारा किया कि लड़ाई शुरू हो सकती है। एंडेल ने थोड़ा मुंह बनाया, लेकिन फिर होठों पर गहरी मुस्कान लिए मुड़ गया। सनी और कैसी को एक तरफ ले जाया गया, जहां वे दर्शक स्लीपर्स की भीड़ में शामिल हो गए। उस समय तक भव्य हॉल में काफी संख्या में लोग जमा हो गए थे। हर कोई खतरनाक पाथफाइंडर और नेफिस को तनाव और उत्सुकता के मिले जुले भाव से देख रहा था। कुछ तो बस एक भयावह तमाशा देखने आए थे और खून बहने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
उनके लिए कौन जिंदा रहेगा और कौन मरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि किसी को भी यकीन नहीं था कि बाहरी बस्ती की इस लड़की के पास अनुभवी पाथफाइंडर के खिलाफ द्वंद्वयुद्ध में बचने की कोई संभावना है। कुछ लोग एंडेल को उसके गुनाहों की सजा दिलाना चाहते थे, लेकिन ये लोग भी यही मानते थे कि नेव का मरना तय है। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि वह उस कमीने को मरने से पहले थोड़ा खून बहाने में कामयाब हो जाएगी। शायद केवल सनी, कैसी और कास्ट ही जानते थे कि इस लड़ाई का परिणाम उतना पूर्वानुमानित नहीं था जितना कि सभी ने सोचा था। बिना समय गंवाए एंडेल ने अपना हथियार उठाया और चेंजिंग स्टार की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक क्रूर, खुरदुरी जालीदार तलवार अचानक चमक उठी, जिसकी धार उस तरह से भी ज्यादा तेज हो गई थी। एक झटके के साथ सनी को एहसास हुआ कि स्टारलाइट लीजन कवच भी इस तरह के ब्लेड को नहीं रोक पाएगा। पाथफाइंडर की हरकतें कोमल और भ्रामक थीं, मानो उसे दुर्लभ जीवों और इंसानों दोनों के खिलाफ खूनी लड़ाइयों का वर्षों का अनुभव हो। उसके होठों की गहरी मुस्कान अभी भी नहीं हटी थी और उसकी आंखों में खून की प्यास जल रही थी। राक्षसों का शिकार करते हुए वर्षों बिताने के बाद वह खुद भी एक राक्षस जैसा लग रहा था। हालांकि नेफिस वहां शांति से खड़ी रही और उसे आते हुए देखती रही। उसने अपनी तलवार बुलाने की भी कोशिश नहीं की। वह क्या कर रही है? हारू उसकी नकल करने की कोशिश कर रही है। जब उनके बीच की दूरी कुछ ही कदमों की रह गई तो सबने अपनी सांसें रोक लीं। अचानक एंडेल ने अपनी छुरी उठाई और आश्चर्यजनक, लगभग अमानवीय गति से आगे बढ़ा। उसका धक्का इतना जोरदार था कि उसके जूतों के तलवों के नीचे से धूल हवा में उड़ने लगी। सनी ने अपनी मुठियां भींच लीं। उद्धरण ... वह क्या है? जादुई रूप से उन्नत ब्लेड द्वारा उसे चीरने से ठीक 1 सेकंड पहले नेफिस ने अचानक वार को टाल दिया और अपनी बाहें हवा में उछाल दी, साथ ही अपनी लंबी तलवार भी उठा ली। प्रकाश की अलौकिक चिंगारियां एंडेल के फाल्चियन के ब्लेड से होकर गुजरी और उसके दूसरी ओर चांदी जैसे स्टील में बदल गईं। पाथफाइंडर की आंखें चौड़ी हो गईं। हमेशा के लिए शत्रु के शरीर से उसे अलग किए बिना तलवार, जो कि फाल्चियन के पीछे पतली हवा से बनी थी, उसकी गर्दन में घुस गई तथा एंडेल के सिर को उसके कंधों से अलग कर दिया। जैसे ही पाथफाइंडर की गर्दन से खून हवा में उछला, उसका सिर एक भयानक गेंद की तरह फर्श पर लुढ़क गया और गनलॉक के सफेद सिंहासन की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही विशाल हॉल से सारी ऑक्सीजन बाहर निकल गई हो। मौत के सन्नाटे में एंडेल का शरीर सफेद संगमरमर पर भारी होकर गिर पड़ा। हर कोई अविश्वास से नेफिस को देख रहा था, स्लीपर्स, गार्ड्स, यहाँ तक कि जेम्मा भी। सच कहूं तो सनी खुद भी थोड़ा स्तब्ध था। बेशक उसे शक था कि चेंजिंग स्टार द्वंद्वयुद्ध जीत सकती है, लेकिन उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वह ब्राइट कैसल के सबसे खूंखार योद्धाओं में से एक, असली पाथफाइंडर को सिर्फ एक वार से मार गिराएगी। चेहरे पर ठंडे भाव के साथ अपनी तलवार को फेंकते हुए नेफिस संगमरमर की सीढ़ियों पर गई, बालों से कटे हुए सिर को उठाया और शिकारियों के नेता की ओर देखा। फिर एक अच्छी तरह से अभ्यास की गई विनम्र मुस्कान के साथ उसने कहा, उद्धरण ... ओह, आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। अध्याय 155 प्रथम भर्ती। जब वे महल से बाहर निकले तो एंडेल के कटे हुए सिर से खून अभी भी टपक रहा था। नेफिस उसे बालों से पकड़े हुए थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह उदासीन था। ऐसा लग रहा था मानो इंसानी सिर धोना चेहरे के भाव बदलने लायक भी नहीं है। अचानक सनी को चेंजिंग स्टार एक नई नज़र से दिखाई दिया। बहुत समय हो गया था जब उसने आखिरी बार उससे सावधान होने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे आश्चर्य होने लगा था। अतीत में उसने कितने लोगों की हत्या की थी, हालांकि बाकी सभी के चेहरे पर आश्चर्य से लेकर भय तक के भाव थे। द्वंद्वयुद्ध देखने वाले लोग नेफिस को ऐसे घूर रहे थे मानो वह कोई बदला लेने वाली परी हो। बाकी लोग उसके साथ किसी भयानक राक्षस जैसा व्यवहार कर रहे थे। मुझे आश्चर्य है, इस एक हत्या से उसने कितनी आत्माओं का सार सोख लिया होगा। बहुत ज्यादा होगा, है ना? ... लेकिन वे तो सिर्फ किले के निवासी थे। बाहरी बस्ती के लोगों की प्रतिक्रियाएं अजीब तरह से संयमित थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा तीव्र। उन्होंने कभी किसी को प्राचीन किले में घुसते और हाथों में पाथफाइंडर का कटा हुआ सिर लिए आज़ादी से जाते नहीं देखा था। अब वे सब चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अदम्य, अंधेरी, उमस भरी भावना जल रही थी। इन सब बातों से सनी बहुत असहज हो गई। उसे यकीन नहीं था कि नेफिस को पता था कि उसके इस स्टंट ने इन लोगों के दिलों में कैसा तूफान पैदा कर दिया है। ऐसी भावनाएं खतरनाक थीं और उन्हें नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन था। अगर उसे पता न होता तो हालात बहुत जल्दी बिगड़ सकते थे। ... लेकिन अगर उसने ऐसा किया, और जानबूझकर किया,
तो यह और भी बुरा था। क्या नेव सचमुच इतनी चतुराई और प्रभावी चालाकी करने में सक्षम थी? क्या यही उसकी शुरू से ही योजना थी? सनी को यकीन नहीं था कि वह चेंजिंग स्टार के इस पक्ष को जानता है। सोचने पर पता चला कि वह वास्तव में उसके बारे में इतना कुछ नहीं जानता था। इन्हीं शंकाओं में डूबे सनी को यह भी ध्यान नहीं रहा कि वे एफी के केबिन के सामने आ चुके हैं। उसने आसमान की ओर देखा तो देखा कि सूरज क्रिम्सन स्पायर की अशुभ छाया के पीछे छिपा हुआ है। शाम हो चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे नफिस ने वादा किया था। उद्धरण ... डरावना अनियंत्रित शिकारी ने दरवाजा खटखटाने से पहले ही दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों में थोड़ी सी जलन थी। ये सब शोर शराबा क्यों है? क्या कोई लड़की एक दिन भी यहाँ नहीं बिता सकती? उन तीनों को देखकर वह स्तब्ध रह गई। बिना पलक झपकाए नेफिस ने एंडेल का सिर एफी के पैरों पर फेंक दिया और पूछा, क्या अब हम बात कर सकते हैं? उस भयावह वर्तमान को देखते हुए शिकारी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका चेहरा काला पड़ गया। कुछ क्षण बाद उसने ऊपर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अंदर आ जाए। तारानकन तारानकन तारानकन। जैसे ही उनके पीछे दरवाजा बंद हुआ, एफी ने गुस्से से फुसफुसाते हुए पूछा, राजकुमारी, तुमने ये क्या किया है? नेफिस ने अपना सिर झुकाया और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। फिर उसने अपनी आवाज में थोड़ी उलझन के साथ कहा, आप चाहते थे कि मैं अपनी ताकत साबित करूं, है ना? शिकारी उसे अविश्वास से घूर रही थी। उसकी चुप्पी को गलत समझकर नेफ ने पलकें झपकाईं, फिर कहा, ओह, वह सिर, मुझे पता है ये किसका सिर है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? सनी ने आह भरी और एक मजबूत संदूक पर जोर से गिर पड़ा। फिर उसने गहरी मुस्कान बिखेरी और कहा, ओह, वैसे हो सकता है कि आप डार्क सिटी में ये जानने वाले आखिरी इंसान हो, लेकिन आपके सामने कोई और नहीं बल्कि अमरज्वाला वंश की चेंजिंग स्टार, न्याय की चैंपियन खड़ी है। वह अभी अभी महल में आई, उस कमीने को चुनौती दी और अपनी तलवार के एक ही वार से उसे मार डाला, वो भी सबके सामने। अब तक तो लोग बस इसी के बारे में बात कर रहे होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी आवाज में किसी भी तरह का मनोरंजन नहीं था। बस ऐसा लग रहा था जैसे सनी खुद को जोर जोर से गालियां देने से मुश्किल से रोक पा रहा था। क्यों मुसीबतें हर जगह उसका पीछा करती थीं? नेफ और कैसी उत्सुकता से एफी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सनी बस अपनी परछाई को घूर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि उसे कोई सहानुभूति मिल जाए। दुर्भाग्य से उसे कोई सहानुभूति नहीं मिली। परछाई बस उसे घूर रही थी, खुशी से फूली नहीं समा रही थी। इस बीच एफी ने एक दो बार पलकें झपकाईं और अजीब भाव से उनकी ओर देखा। ठीक है, जब तक भाग सकते हो भागो। फिर उसने अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंस पड़ी। ओह, हे भगवान, क्या तुमने सचमुच ऐसा किया? यह अमूल्य है। काश मैंने उनके चेहरे देखे होते। सनी मुंह खोले उसे देखता रहा। ये वो प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी। पागल, ये सब पागल हैं। मैं पागल लोगों से घिरा हुआ हूँ। जब एफी की हंसी खत्म हुई तो उसने एक उदास लेकिन प्रसन्न अभिव्यक्ति के साथ चेंजिंग स्टार की ओर देखा। ठीक है, तुमने अपनी बात साबित कर दी, लेकिन एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए। जब मैंने मेजबान में शामिल होने से इनकार कर दिया था तो गनलॉग ने साफ कर दिया था कि अगर वो मुझे नहीं रख सकता तो कोई और भी नहीं रख पाएगा। तब से जिस भी समूह ने मुझे अपने साथ शामिल करने की हिम्मत की, उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। मुझे गाइड बनाकर तुम खुद को उसके निशाने पर ला रहे होगे। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? तो उसकी कहानी में और भी कुछ था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी अकेली थी। इसके बाद छाए सन्नाटे में सबसे पहले सनी ही बोले। उनकी आवाज़ कड़वी और उदास लग रही थी। मेरा मतलब है, इस बारे में चिंता करने में अब देर हो चुकी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तारानकन तारानकन तारानकन। अगली सुबह वे शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की एक छोटी सी भीड़ उन्हें विदा करने के लिए इकट्ठा हुई थी। उनकी गहरी आंखें आशा और पीड़ा के अजीब मिश्रण से जल रही थीं। अब तक चेंजिंग स्टार की चतुर चाल और खलनायक पाथफाइंडर एंडेल के खिलाफ वीरतापूर्ण लड़ाई की कहानी हर जगह फैल चुकी थी और हर बार दोहराए जाने के साथ यह और भी अविश्वसनीय होती जा रही थी। अब ये लोग उसे अपनी आंखों से देखने आए थे। उन्हें खास तौर पर स्टारलाइट लीजन कवच और उसके कवच पर उकेरे गए प्रतीक में दिलचस्पी थी। कौन जानता था कि एक साधारण कवचधारी सेंचुरियन की याद डार्क सिटी के निवासियों पर इतना गहरा असर डालेगी। सनी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पिछली शाम अपने लॉज लौटने के बाद उसे नेफिस से कुछ सवाल पूछने का मौका मिला। हालांकि उसने ज्यादातर सवाल अपने तक ही सीमित रखे,
क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी भावनाओं को सही तरीके से कैसे व्यक्त करे। अंत में उसने सिर्फ ये पूछा कि उसने अपनी मानव प्रतिद्वंद्वी, जो शारीरिक रूप से उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। चेंजिंग स्टार का जवाब बहुत आसान था। उसने बस कंधे उचकाए और कहा, एक पुरानी विरासत चाल, जिसने लगभग सब कुछ स्पष्ट कर दिया और कुछ भी नहीं। और अब वे राक्षसों का शिकार करने के लिए डार्क सिटी में जा रहे थे। जब वे चारों चलने को तैयार हुए तो अचानक कुछ आवाजें गूंजने लगी, जिससे वे पीछे मुड़ गए। झुग्गी झोपड़ी वाले एक तरफ हट गए और एक लंबा चौड़ा नौजवान अंदर आ गया। सनी ने भौहें चढ़ाईं। वाह, वह यहाँ क्या कर रहा है? उनके करीब जाकर कास्ट उनसे कुछ मीटर की दूरी पर रुका और विनम्रतापूर्वक झुककर उनका अभिवादन किया। लेडी नेफिस, हंट रसेथेना, कैसे आप सनी? आप सभी को सुप्रभात। मैं हानली कबीले का कास्ट आपके शिकार दल में शामिल होना चाहता हूँ। क्या आप मुझे शामिल करेगी? कुछ पलों के लिए सब चुप हो गए। सनी को सुंदर लेगेसी से नफरत होने के बावजूद उसका साथ उनके लिए एक अविश्वसनीय वरदान होता। कास्ट जैसे प्रतिभाशाली योद्धा कहीं भी मिलना मुश्किल था, भूले हुए तट पर तो बिल्कुल नहीं। वह खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट की आवाजें गूंज उठीं। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि महल का एक योद्धा बाहरी बस्ती के एक दल में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आगे आ रहा है, और वह भी इतनी भयानक प्रतिष्ठा वाला। कुछ समय बीतने के बाद चेंजिंग स्टार ने बस कंधे उचका दिए। अगर आप चाहते हैं, बस यूं ही हानली वंश का गौरवशाली वंशज उनके शिकार दल का 5वां सदस्य बन गया। महीनों अकेले भूल भुलैया में बिताने के बाद उनकी संख्या में वृद्धि देखना अजीब था, लेकिन शायद यह अपरिहार्य था। सनी को और क्या उम्मीद थी कि हमेशा के लिए सिर्फ वे तीनों ही रहेंगे? मूर्ख! पांचों स्लीपर्स ने एक साथ बाहरी बस्ती की झुग्गी झोपड़ी को पीछे छोड़ दिया और सफेद पत्थर की सड़क पर कदम रखा जो शापित खंडहरों की ओर जाती थी। ... और बस इसी तरह डार्क सिटी के हर इंसान की किस्मत तय हो गई। अंत शुरू हो गया था। अध्याय 156 मुफ्त भोजन। उनका पहला शिकार आश्चर्यजनक रूप से घटनारहित रहा। एक अनुभवी पथ प्रदर्शक के मार्गदर्शन और सनी की गुप्त छाया की सहायता से वे किसी भी गिरे हुए जीव से बचकर सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वहां समूह खंडहरों में छिप गया और अपने शिकार के आने का इंतजार करने लगा। युद्ध की योजना पर पहले ही चर्चा हो चुकी थी। एफी द्वारा ये बताने के बाद कि वे किस प्रकार के राक्षस को मारने आए हैं, उसकी खूबियों और कमजोरियों की विस्तृत सूची के साथ नेफिस ने जल्दी से अलग अलग लोगों को अलग अलग भूमिकाएं सौंप दी। सनी को उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक वैसे ही होगा जैसे पहले लेबिरिंथ में हुआ था, लेकिन हैरानी की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। पहले की तरह नेव ज्यादातर जोखिम उठाने वाला था और दुश्मन को अपनी कमजोरी जाहिर करने के लिए फुसलाने वाला था। हालांकि इसका फायदा उठाने वाला और घातक प्रहार करने वाला सनी नहीं, बल्कि कास्ट ही था, जो वाकई सही था। आखिरकार उसकी योग्यता कोई युद्धक योग्यता नहीं थी, कम से कम आधिकारिक तौर पर तो नहीं। ये भूमिका किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना तर्कसंगत था जिसके पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली युद्धक योग्यता हो, जैसी कि कास्ट के पास थी। फिर भी किसी वजह से सनी को इस बात पर गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जगह कोई और ले रहा है। बचकाना नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कड़वाहट को निगल लिया और चुप रहे। जब राक्षस प्रकट हुआ तो सब कुछ एकदम सही रहा। नेफिस और कास्ट बिना किसी चोट के उस जीव को खत्म करने में सफल रहे। उनकी टीम वर्क हालांकि आसान नहीं थी, लेकिन अजीब तरह से सामंजस्यपूर्ण थी, शायद इसलिए क्योंकि दोनों लीगेसी थे और उन्हें एक जैसा प्रशिक्षण मिला था। सनी, जिसका काम था कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो लड़ाई में शामिल हो जाए, उसे एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ी। एफी ने भी ऐसा नहीं किया, जो बस कैसी के साथ रही ताकि अंधी लड़की को सुरक्षा की जरूरत न पड़े। सब कुछ खत्म होने के बाद वह हंसी। हाँ, यह अब तक का सबसे आसान भोजन है जो मैंने कमाया है। पार्टी में एफी की स्थिति थोड़ी अजीब थी। बाकी लोगों के उलट उसने आधिकारिक तौर पर दल में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं जताई थी, बल्कि वह एक तरह से भाड़े की कर्मचारी थी। उसकी जिम्मेदारियों में खंडहरों में दल का मार्गदर्शन करना और उन्हें जानकारी देना शामिल था, और कुछ नहीं। उसे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की भी जरूरत नहीं थी। दुर्जन्य प्राणी के मरते ही उन्होंने उसे जल्दी से काट डाला और भारी मांस लादकर युद्ध स्थल से चले गए। इससे पहले कि क्रिम्सन स्पायर की छाया डार्क सिटी पर पड़ती, दल पहाड़ी की तलहटी में स्थित संगमरमर के मेहराब के पास पहुंच चुका था। और तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ, और यह नेफिस की वजह से हुआ।
हृष्ट पुष्ट शिकारी को लूट का उचित हिस्सा देने के बाद उसने सनी, कैसी और कास्टर की ओर देखा। फिर चेंजिंग स्टार ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों अपना हिस्सा मुझे दे दो। क्या ये किस बारे में है? इससे पहले कि सनी को कोई प्रश्न पूछने का मौका मिलता, कैसी मुस्कुराई और बोली, बेशक नेफ। कास्ट भी नहीं रुका, उसने हल्के से झुककर सिर हिलाया। जैसी आपकी इच्छा लेडी नेफिस। सनी ने दांत पीस लिए। उसके बाद अगर वह उससे पूछताछ शुरू करता तो वह बिल्कुल बेवकूफ़ लगता, खासकर इसलिए क्योंकि तकनीकी तौर पर उसने एफी को अपनी परछाई देने के अलावा कुछ नहीं किया था। नेफिस और कैस्टर ही तो थे जिन्होंने असल में अपनी जान जोखिम में डाली थी। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा, नेफिस ने उन्हें सिर हिलाकर संकेत दिया और सफ़ेद सड़क पर चलना जारी रखा। जब वे बाहरी बस्ती में लौटे तो उसने राक्षस के मांस के बचे हुए हिस्से को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक, जो बहुत छोटा था, उसने कैसी को दे दिया। दूसरा, जो तुलनात्मक रूप से बहुत बड़ा था, उसने बस उनके घर के सामने सफ़ेद पत्थरों पर रख दिया। एफी ने पूरी प्रक्रिया को उत्सुकता से देखा। झुग्गीवासियों ने भी, जो उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। सनी ने भौहें चढ़ाईं। आप क्या कर रहे हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चेंजिंग स्टार ने उसकी ओर देखा और फिर कैसी के हाथों में मांस के छोटे बंडल की ओर इशारा किया। ये हमारे लिए जीवित रहने का साधन है। हम अगले शिकार तक इस मांस को खाएंगे। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, बाकी का क्या? क्या आप इसे बेच रहे हैं? आपकी कीमत क्या है? बाहरी बस्तियों के शिकारियों के लिए अपनी लूट का कुछ हिस्सा बेचना रिवाज था। इसी तरह यहाँ के लोग अपना पेट भरते थे। मांस के बदले में कुछ चीजें, सेवाएं या बहुत ही कम मामलों में असली टुकड़े भी मिल सकते थे। नेफ ने आसपास इकट्ठा हुए लोगों की ओर मुड़कर उन्हें भौहें चढ़ाकर देखा। जब सब शांत हो गए तो उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरा शिकार दल कभी भी मांस नहीं बेचेगा। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उस उत्तर से निराश होकर वह एक तरफ हट गई, मांस के बड़े ढेर की ओर इशारा किया और बोली, उद्धरण चिन्ह ... इसके बजाय हम इसे मुफ्त में देंगे। तारानकन तारानकन तारानकन। बाहरी बस्ती के किनारे पर एक मृत सन्नाटा छाया हुआ था। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग जो चेंजिंग स्टार की एक झलक पाने या कुछ खाने की उम्मीद में आए थे, वे सभी नेफिस को अविश्वास और संदेह के गहरे मिश्रण से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद किसी ने चिल्लाकर कहा, तुम क्या चाल चल रहे हो? यहाँ लोग भूखे हैं, बदलते सितारे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नेफिस ने अपनी बांह को पार किया, अपनी भौं को सिकुड़ा और उत्तर दिया, इसमें कोई चाल नहीं है। हर कोई अपना पेट भरने के लिए मांस का थोड़ा सा हिस्सा लेने के लिए स्वतंत्र है। वह युवक जिसने पहले उस पर आरोप लगाया था, हंस पड़ा। आप इसे मुफ्त में क्यों बांट रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि हम मूर्ख हैं? सनी को भी यही सवाल परेशान कर रहा था। वह अक्सर नेफ की मूर्खतापूर्ण कुलीनता का मजाक उड़ाता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह असल में मूर्ख नहीं थी। उसके हर काम के पीछे हमेशा कोई न कोई वजह होती थी, भले ही वे वजहें उसे कभी कभी पागलपन भरी लगती हों। हाल ही में उसे ये भी शक होने लगा था कि नेफ उससे कहीं ज्यादा निंदक और व्यवहारिक है जितना उसने उसे कभी बताया था। बस बात ये थी कि उसकी निंदकता का अंदाज उसके अपने अंदाज से बहुत अलग था। वह क्या कर रही थी? इस बीच नेफिस ने चिल्लाने वाले को ठंडी निगाहों से देखा, भौहें चढ़ाईं और अपनी आवाज में गुस्से का संकेत देते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह ... क्यों? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या तुम लोग इंसान नहीं हो? क्या इस शापित जगह में एक इंसान को अपनी तरह के लोगों की मदद करने के लिए किसी कारण की जरूरत है? वह एक कदम आगे बढ़ी और वहां एकत्रित लोगों की ओर देखा, जिससे उनकी भारी निगाहें कांपने लगी। मुझे शर्म आनी चाहिए। नहीं, तुम सबको शर्म आनी चाहिए कि तुम भूल गए कि तुम कौन हो। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। असली दुनिया में या सपनों के लोक में हम ऐसे ही हैं। उसके शब्द सफ़ेद पत्थरों के ऊपर गूंज रहे थे, जो तेज हवा के साथ मिल रहे थे। अब आगे आओ और अगर तुम्हें भूख लगी हो तो कुछ खा लो। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अभी भी आश्वस्त नहीं थे, हालांकि उनकी भूख उनकी सावधानी से ज्यादा प्रबल थी। जल्द ही उनमें से पहला व्यक्ति आगे बढ़ा, मांस का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, नफिस पर एक तिरछी नजर डाली और फिर जल्दी से चला गया। जब बाकी लोगों ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ तो वे और भी निडर हो गए। फटे पुराने कपड़े पहने युवक युवतियां एक अस्त व्यस्त कतार में खड़े हो गए। एक एक करके वे आगे आए, अपना छोटा सा मांस का टुकड़ा लिया और फिर जल्दी से गायब हो गए, इस डर से कि कहीं वह वापस न ले लिया जाए। धीरे धीरे उनके चेहरों पर एक नई तरह की चमक दिखाई दी।
ये वही डरपोक, कमजोर भाव था जो सनी ने नेफ द्वारा अपना नाम घोषित करने के बाद महल के निवासियों की आंखों में देखा था। ये कुछ हिस्सा था जिसने आशा या शायद विश्वास को जन्म दिया। अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ सनी ने ऊपर देखा। गार्डों की छोटी छोटी आकृतियां उन्हें शानदार किले की दीवारों से देख रही थीं। नफिस सही था जब उसने कहा कि वे सब अब भी इंसान हैं। हालांकि बाकी सब बातों के बारे में वह गलत थी, क्योंकि लोग जानवरों से भी बदतर थे। ... जो कुछ हो रहा था वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अध्याय 157 परिवर्तन की हवा। उस दिन के बाद चीजें इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि सनी का दिमाग चकरा गया, मानो उससे तेज बहाव आगे की ओर खींच रहा हो, और वह न तो अपनी गति कम कर पा रहा था और न ही दिशा बदल पा रहा था। एक बदलाव पर प्रतिक्रिया देने से पहले ही दूसरा बदलाव आ जाता, जिससे उसे लगता कि वह नियंत्रण खो रहा है। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि उसे खुद को ढालने में मुश्किल हो रही थी। इस बात का डर न होना कठिन था कि अंततः वह पीछे छूट जाएगा। उस पहले शिकार के बाद, जहां नेफिस ने ज्यादातर लूट का माल बांटने का फैसला किया था, वह उन्हें कई और शिकारों पर ले गई। ये सभी शिकार इतने आसानी से नहीं हुए, लेकिन वे थोड़े बहुत घायल होने पर भी विजयी होकर लौटे। हर बार वह एफी को उसके हिस्से का मांस देती, थोड़ा सा उनके खाने के लिए ले जाती और बाकी बाहरी बस्ती के लोगों को मुफ्त में दे देती। अपने हिस्से का हिस्सा बहुत कम होने के कारण समूह को महीने में 1 या 2 बार के बजाय हर दूसरे दिन शिकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वे इतना अनावश्यक जोखिम क्यों उठा रहे हैं, बशर्ते उसे खुद ज्यादा खतरों का सामना न करना पड़े। कुछ छोटी मोटी लड़ाइयों को छोड़कर, जहां नेफ और कास्टर को किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ी, उसने अपना ज्यादातर समय एफी के साथ बिताया, उसका स्काउट बनकर, और धीरे धीरे उससे डार्क सिटी की बारीकियां सीखता रहा। उस अनियंत्रित शिकारी के पास मौजूद ज्ञान के भंडार और उसकी फुर्तीली परछाई के साथ दल को शायद ही कभी ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़ा जिसका सामना करने के लिए वे तैयार न हों। इससे उन्हें बाहरी बस्ती के बाकी सभी शिकारी दलों और यहाँ तक कि गनलॉग के कुछ दलों पर भी अविश्वसनीय बढ़त हासिल हो गई। जल्द ही उनके बेदाग और जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड ने समूह को प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिला दी। अब उन्हें नए लोगों की तरह नहीं देखा जाता था, बल्कि लोग उन्हें बस्ती के सबसे ताकतवर शिकारियों से कम नहीं मानते थे। कई लोगों का तो ये भी मानना था कि चेंजिंग स्टार और उसके लोग ब्राइट कैसल के शिकारियों से किसी भी तरह कमतर नहीं थे। एंडेल के साथ अपने नाटकीय द्वंद्वयुद्ध के बाद से ही नेफिस खुद एक खूंखार योद्धा के रूप में जानी जाती थी। एफी को लंबे समय से बाहरी बस्ती के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक के रूप में जाना जाता था। सुंदर और योग्य कास्टर ने अपने मिलनसार व्यक्तित्व, नेक व्यवहार और कौशल के कारण जल्द ही सम्मान और प्रशंसा प्राप्त कर ली। उन तीनों को पार्टी का केंद्र माना जाता था, जबकि कैसी और सनी कहीं किनारे पर मौजूद थीं। लोग कैसी से प्यार करते थे क्योंकि नेफ ने उसे मुफ्त में मांस बांटने की जिम्मेदारी सौंपी थी, और इसलिए भी कि इस प्यारी, बेहद खूबसूरत और दुखी लड़की से प्यार न करना लगभग नामुमकिन था। ज्यादातर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए वह समूह का स्वागत करने वाला चेहरा थी। दूसरी ओर सनी, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। डार्क सिटी के राक्षसों को हराने का कोई वीरतापूर्ण कारनामा न होने के कारण ज्यादातर लोग उसे पार्टी का एक मामूली समर्थक ही समझते थे। सबसे अच्छा तो वह महत्वहीन था, और सबसे बुरा तो वह एक दान का मामला, यदि उन्हें उसका अस्तित्व भी याद हो। सनी गुमनामी में जीने में खुश था और साथ ही इस पहचान की कमी से मन ही मन नाराज भी था। अच्छा हुआ कि किसी को शक नहीं हुआ कि वह असल में कितना ताकतवर है। और फिर भी कास्ट की मौजूदगी में सबको गिरते हुए और खुद को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए देखकर सनी के मन में किसी चीज को या किसी को मार डालने का मन कर रहा था। खासकर इसलिए क्योंकि दल की रणनीतिक संरचना के कारण नेफिस अपना ज्यादातर समय सुंदर लेगेसी के साथ बिताती थी। ऐसा लगता था कि वे दोनों साथ मिलकर खास तौर पर अच्छा काम करते थे। जब ये हताशा सनी पर हावी होने लगती तो वह कहीं दूर चला जाता, एक शांत कोना ढूंढता और अपनी कटास का अभ्यास तब तक करता जब तक उसके शरीर की हर मांसपेशी में दर्द न होने लगे। आमतौर पर मिडनाइट शॉट के ब्लेड की सीटी उसे शांत करने के लिए काफी होती थी। वह दिन ब दिन अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करता और उसमें एक अजीब सा सुकून पाता। कम से कम यह एक ऐसी चीज थी जिस पर उसका नियंत्रण था। ... बेशक सनी कभी पूरी तरह से शांत नहीं रहा। दरअसल हर दिन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अन्य चीजें भी बदल रही थीं। हर शिकार के बाद चेंजिंग स्टार झुग्गीवासियों को मुफ्त में खाना देती थी। पहले तो वे उसके साथ अविश्वास से पेश आते थे,
फिर कृतज्ञता से और अंततः श्रद्धा से। उस पहली बार के बाद सनी ने उनकी आंखों में जो अजीब सी चमक देखी थी, वह धीरे धीरे और भी तेज होती जा रही थी। कुछ लोग तो मजाक में उसे संत नेफिस भी कहने लगे थे, मानो वह कोई देवदूत हो। हालांकि उसे अजीब तरह से लगा कि इन शब्दों में हर दिन हास्य कम होता जा रहा है। ये वाकई बहुत डरावना था, खतरनाक तो बिल्कुल ही नहीं। लोग जितना ज्यादा नेफ को अपनी रक्षक की तरह देखते, गनलॉक की प्रतिक्रिया उतनी ही ज्यादा भयावह होती। अगर इतिहास ने कुछ दिखाया है तो वही है कि राजा कभी भी दखलंदाजी करने वाले मसीहाओं के साथ नरमी नहीं बरतते। और इन सब के बीच यही सवाल सनी को परेशान करता रहा, क्या ये सब एक दुर्घटना थी या नेफिस ने ये सब जानबूझकर किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी अनजान लोग उनके समूह में शामिल होते गए। वे शिकारी नहीं थे, बल्कि बाहरी बस्ती से आए बेसहारा युवक युवतियां थे जो मदद करना चाहते थे। वे शिकार से लाए गए राक्षसों की खाल की देखभाल करते थे, इस्तेमाल होने वाले औजारों और उपकरणों का ध्यान रखते थे, कैसी को खाना बांटने में मदद करते थे और दूसरे छोटे मोटे लेकिन उपयोगी काम करते थे। जल्द ही जर्जर लॉज उनसे भर गया। सनी को तो उन सब के नाम भी नहीं पता थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर दिन कोई नया व्यक्ति आता और ऐसे पेश आता जैसे वह हमेशा से ही उस समूह का हिस्सा रहा हो। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनमें से सभी को भी ये पता नहीं था कि वह कौन है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कोई न कोई उसे देखकर मुस्कुराता और दोस्ताना लहजे में पूछता, क्या आप नए हैं? ... बेशक कमीनों ने कभी भी कास्ट से यही बात नहीं कही। सनी को ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे अपने ही घर में अजनबी बनता जा रहा है। यह एहसास काफी अप्रिय था, और यह भी कि यह उसकी सारी असुरक्षाओं के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खाता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि इन नए लोगों ने उसे वाकई असहज कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चेंजिंग स्टार के मददगार हैं या उसके अनुयायी। क्या वे वफादार थे या भक्त? कुछ हफ्ते बाद एक रात अचानक कैसी ने उसकी आस्तीन खींचकर उसे जगा दिया। अंधी लड़की फुसफुसा रही थी, सनी उठो। एक क्षण बाद वह पहले से ही अपने पैरों पर खड़ा था, मिडनाइट शॉट को बुलाने के लिए तैयार। दूसरे कमरे से आती रोशनी ने उसे बताया कि नेव भी जाग गया है। गनलॉग, क्या किसी ने हमें धोखा दिया? क्या गलत? जिंदगी भर प्यास और जोड़ों का दर्द रहेगा दूर अगर ये अपनाएंगे ये तरीका। इसे ठीक करें। कैसी ने अपने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती को ढक लिया और चिंतित स्वर में उत्तर दिया, कुछ सड़क से आ रहा है। मैंने इसका सपना देखा है। एक दुर्स्वप्न प्राणी। ये जानते हुए कि क्या करना था, सनी ने बस सिर हिलाया, आश्वासन के लिए उसके कंधे को पकड़ लिया और नेफिस से मिलने के लिए चल दिया। चूंकि उनका घर बस्ती के किनारे पर था, प्राचीन सड़क के प्रवेश द्वार के ठीक सामने, इसलिए उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस रात वे तीनों चेंजिंग स्टार, सनी और कास्टर एक शैतान से लड़े जो पहाड़ी पर चढ़ आया था और बाहरी बस्ती तक पहुंचने से पहले ही उससे लड़ पड़े। जब भोर हुई तो भयभीत लोग कांपते पैरों के साथ अपनी झोपड़ियों से बाहर निकले और उन्होंने सफेद पत्थरों पर जानवर के पंजों के छोड़े गए भयानक निशान देखे। साथ ही सुबह की ठंड में खून के गड्ढे भी देखे, जिनमें मानव और राक्षस दोनों के खून के निशान थे जो भाप बनकर उड़ रहे थे। उन्होंने चेंजिंग स्टार को भी अपनी चांदी की तलवार पर थके हुए झुके हुए देखा। सनी, जो लॉज की दीवार से पीठ टिकाकर बैठा था और भारी सांसें ले रहा था, वह भी उसकी ओर देख रहा था। जब वह नेफिस को बता रहा था कि गुनलॉग को कभी क्यों नहीं हराया जा सकता, तो उसने उससे कहा था कि यहाँ जीवन का हर पहलू उसके नियंत्रण में है, भोजन, सुरक्षा, आशा, भय, यहाँ तक कि शक्ति भी। अब चेंजिंग स्टार ने इन लोगों को भोजन दिया था। बाहरी बस्ती की रक्षा करके उसने उन्हें सुरक्षा दी थी। उसने उन्हें आशा भी दी थी। महल के निवासियों को ये डर भी था कि नेफ ने आसानी से उनके एक पाथफाइंडर का सिर काट दिया था। जो कुछ बचा था वह था शक्ति। अंततः उसके मन में जो प्रश्न घूम रहा था उसका उत्तर मिल गया। नहीं, ये सब संयोग नहीं था। जो कुछ भी हुआ, झुगी बस्ती की सबसे बाहरी इमारत को अपना अड्डा बनाने से लेकर मुफ्त में खाना बांटने की जिद तक, सब कुछ चेंजिंग स्टार की अजीब लेकिन सुनियोजित योजना का हिस्सा था। उसे शुरू से ही पता था कि वो क्या कर रही है, लेकिन वह ये सब क्यों कर रही थी? उसका अंतिम लक्ष्य क्या था? बेचैन सनी ने नेफिस को घूरा और भविष्य के बारे में सोचने लगी। अध्याय 158 अदृश्य। बाहरी बस्ती में लगभग 1 महीने रहने के बाद एक सुबह सनी की नींद खुली तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया में कहीं का नहीं है। ये जाना पहचाना एहसास जीवन भर उसका पीछा करता रहा था,
और कुछ समय के लिए गायब रहने के बाद हाल ही में फिर से लौट आया था। एक आह भरते हुए वह अपनी संकरी चारपाई से उठा और कठपुतली के कफन को बुलाया। पत्थर का घर पहले से ही आवाज़ों और ध्वनियों से भरा हुआ था। नाश्ते की मनमोहक खुशबू हवा में घुली हुई थी। अपने छोटे से कमरे से बाहर निकलते हुए सनी ने देखा कि नेव के कुछ सहायक इधर उधर भाग रहे थे, अलग अलग कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग उसका अभिवादन करने के लिए रुके, कुछ नहीं। उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और अपना चेहरा धोने और आसमान देखने के लिए बाहर चला गया। भूले बिसरे किनारे का धूसर आकाश हमेशा जैसा ही दिखता था। इस घिनौने नरक में वास्तव में कभी कुछ नहीं बदला। वापस लौटते हुए सनी ने लॉज के दरवाजे के पास एक दुबला पतला सा व्यक्ति खड़ा देखा जो हिचकिचा रहा था। फतेहाल युवक बहुत जाना पहचाना लग रहा था। अपनी याददाश्त में झांककर सनी ने उसे महल से आए दोस्ताना लेकिन घबराए हुए स्वागतकर्ता के रूप में पहचाना। उसके कपड़े पहले की तुलना में बहुत कम साफ सुथरे थे और उसका चेहरा और भी ज्यादा मुरझा गया था। युवक ने स्पष्टतः अच्छे दिन देखे थे। वह यहाँ क्या कर रहा है? पास आकर सनी ने उस युवक को पुकारा। ओह हाप, है ना, तुम यहाँ कैसे? हाप सिहर उठा, फिर चिंतित निगाहों से उसकी ओर देखा। ओह सनलेस, ओह आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। सनी ने कुछ देर तक उसे घूरा, फिर स्पष्ट रूप से पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें महल से बाहर निकाल दिया? हाप का चेहरा तुरंत उतर गया। नजरें नीची करके वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं अब श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाया हूँ। तो हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा। फिर उसने ऊपर देखा, झिझका और कमजोर आवाज में पूछा, मैंने सुना है कि मुझे यहाँ कुछ खाना मिल सकता है। सनी ने उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान देने की कोशिश की। जरूर, आमतौर पर हम शिकार के बाद मांस बांटते हैं, लेकिन अगर तुम अभी भूखे हो तो मुझे यकीन है कि हम कुछ कर सकते हैं। बस, ओह, लाल बालों वाली एक लड़की से बात करो। मुझे लगता है नाश्ते का इंचार्ज वही है। हाप भी मुस्कुराया, उसकी आंखों में आशा की मंद रोशनी जल उठी। सचमुच, वे मुझे मुफ्त में खाना देंगे? सनी ने कंधे उचका दिए। क्यों नहीं, हमारे पास अभी काफी खाना है। वैसे भी ज्यादातर लड़के लड़कियां हमेशा यही रहते हैं। वो मेहमानों जैसे हैं जो, उफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद वो अपना आभार व्यक्त करने के लिए इधर उधर मदद करते हैं, ये वो करते हैं। अगर आपको मुफ्त में खाने पर ग्लानि हो रही है तो उनसे कोई काम करवा लीजिए। हो सकता है ये ब्राइट कैसल न हो, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ जिंदगी भी उतनी बुरी नहीं है। दुबले पतले युवक को अंदर ले जाते हुए सनी ने उसे रसोई की ओर निर्देशित किया और आह भरी। अब तो महल के लोग भी उनके घर आने लगे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे अपना कमरा किसी अनजान आदमी के साथ साझा करना पड़ेगा। क्या मजाक है। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही उसने देखा कि नेफिस और कास्ट खिड़की के पास खड़े होकर आने वाले शिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज सुबह दूसरे समूहों के कई शिकारी उन्हें घेरे हुए थे। ये समूह काफी समय से एक बड़े संयुक्त शिकार की योजना बना रहा था और आज वह दिन था। क्या उन्होंने मेरे बिना ही शुरुआत कर दी? अपनी नाराजगी छिपाते हुए सनी शिकारियों के समूह के पास गया और उनका अभिवादन किया। कास्ट उसे देखकर मुस्कुराया, जबकि नेफिस ने बस सिर हिलाया। बाकी शिकारियों ने नए आगंतुक की तरफ देखा और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मूर्खों, अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। इन बचकानी बातों से खुद को दिलासा देते हुए सनी ने बातचीत सुनी। एक शिकारी बोल रहा था, उद्धरण चिन्ह ... ध्वस्त प्रकाश स्तंभ के दक्षिण में स्थित होना एक अच्छा विकल्प है, लेकिन वहां रहने वाले जागृत प्राणियों की सुनने की शक्ति अविश्वसनीय रूप से तेज होती है। उन पर बड़ी संख्या में हमला करना आसान नहीं होगा। पिछले महीने उनके लॉज का कायाकल्प हो गया था। टूटे हुए फर्नीचर के अवशेष बहुत पहले ही गायब हो चुके थे और उनकी जगह नए फर्नीचर लगा दिए गए थे। कुछ नए फर्नीचर खंडहरों से लाए गए थे, कुछ बाहरी बस्ती के कारीगरों ने यही बनाए थे। दीवारों पर राक्षसों की खालें और सजावटी सामान टंगे थे, जिससे जगह साफ सुथरी और आकर्षक लग रही थी। इन दिनों ये लॉज एक छोटे लेकिन समृद्ध जागृत दल का मुख्यालय प्रतीत होता था। यहाँ तक कि एक दीवार पर डार्क सिटी का एक बड़ा नक्शा भी लगा था, जिस पर विभिन्न प्रतीकों से हर तरह की उपयोगी जानकारी अंकित थी। वर्तमान में शिकारी मानचित्र पर एक विशेष स्थान की ओर इशारा कर रहा था। ये जगह ज्यादा आशाजनक है। रक्तपिशाच इन इलाकों में रहते हैं। वे दिन में शीतनिद्रा में रहते हैं, इसलिए अगर हम एक दो ठिकाने ढूंढने में कामयाब हो जाएं तो। कास्ट ने अपना सिर हिलाया। आप जिस इलाके का जिक्र कर रहे हैं वह उन अजीबोगरीब जीवित मूर्तियों के इलाके के बहुत पास है।
हम सब जानते हैं कि वे विचित्र जीव कितने भयानक होते हैं। मुझे अब भी लगता है कि लाइटहाउस के दक्षिण वाला इलाका ज्यादा बेहतर है। हमें बस राक्षसों की सुनने की क्षमता को धोखा देने का कोई तरीका सोचना है। अचानक कुछ ऐसा पाकर जो उसकी मदद कर सकता था, सनी ने कहा। ओह, मेरे पास एक घंटी है जो। हालांकि बातचीत की गहमागहमी में उसकी आवाज दब गई। किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। शर्मिंदा होकर सनी ने गहरी सांस ली, कुछ सेकंड इंतजार किया और फिर बोला, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वास्तव में हम मेरी 2 ध्वनि उत्पादक स्मृतियों में से एक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ठीक उसी पल कास्ट को एक जबरदस्त आइडिया सूझा। सबने सनी की तरफ पीट करके उसकी बात सुनी, मानो वह पूरी तरह से अदृश्य हो गया हो। क्या आखिर इसका क्या मतलब है? सनी 1-2 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, अजीब, गुस्से में और बेहद बेवकूफ महसूस करता रहा। फिर वह पलटा और चला गया। लॉज की छत पर पहुंचकर वह दूसरी मंजिल की छत पर चढ़ गया और वहां बैठकर गंभीरता से सूरज को धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद सनी ने आह भरी और आंखें बंद कर लीं, जिससे परछाई वापस इमारत में चली गई। जैसा कि उसने सोचा था, किसी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान ही नहीं दिया। बिना किसी आश्चर्य के उसने लॉज के चारों ओर परछाई भेज दी और उन सभी लोगों पर नजर रखी जो नेव की रहस्यमय योजनाओं को अंजाम देने में व्यस्त थे। हर कोई ऊर्जा, उत्साह और अपनेपन की भावना से भरा हुआ लग रहा था। वह अकेला ऐसा व्यक्ति क्यों था जो इसमें फिट नहीं हो सका? महल में रहने वाले हाप नाम के उस लड़के को भी कुछ दोस्त मिल गए थे। वह नाश्ते की जिम्मेदारी संभाल रही लाल बालों वाली लड़की के साथ बर्तन धोने में मदद कर रहा था। सनी ने भौहें चढ़ाईं। कुछ तो था, हाप के साथ कुछ ठीक नहीं था। वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह दुबला पतला नौजवान किसी तरह थोड़ा अजीब लग रहा था। अपने बुरे मूड को भूलकर सनी ने उस डरपोक स्लीपर को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। हाप बिल्कुल वही कर रहा था जो कोई भी नया व्यक्ति करता, लोगों की मदद करना, उनके नाम जानना और चेंजिंग स्टार की पार्टी में काम कैसे चलता है, इस बारे में सवाल पूछना। ऐसा लग रहा था जैसे वह लॉज में रहकर काम करना चाहता था, जो समझ में आता था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। सनी का शक तब और पुख्ता हो गया जब लगभग 1 घंटे बाद हाप लॉज से निकलकर वापस झुगी बस्ती में चला गया। साया चुपके से पीछे से उसका पीछा कर रहा था और दुबला पतला नौजवान ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई उसे देख न ले, जल्दी से एक सुनसान गली में घुस गया। उस गली के गहरे अंधेरे में एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। सनी ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि उसने महल के एक उच्च पदस्थ गार्ड को पहचान लिया था। तो ये सब इसी बारे में है। इस बीच गार्ड ने हाप को घूरते हुए कठोर, अमित्र स्वर में पूछा। कुआं। हाप ने नीचे देखा, उसका डर और चिंता स्पष्ट थी। हाँ, ओह सर, मैंने वही किया जो आपने मुझे बताया था। ये बहुत मुश्किल नहीं था। गार्ड मुस्कुराया। अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम सचमुच महल में लौटना चाहते हो। हाप ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में एक हताशा भरी रोशनी जल रही थी। सचमुच? तो मैं वापस आ सकता हूँ, भले ही मेरे पास श्रद्धांजलि देने के लिए कोई टुकड़े न हों। गार्ड के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तुम वापस आ पाओगे जब तुम वो सारी जानकारी इकट्ठा कर लोगे जो मैंने तुम्हें सीखने के लिए कहा था। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें खुद अंदर बुला लूंगा। श्रद्धांजलि की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना, मुझे दल के मुख्य सदस्यों के बारे में सब कुछ जानना है, जिसमें स्वयं संत नेफिस भी शामिल हैं। उनके पहलू, उनकी योग्यताएं, उनकी खामियां। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि वे पहुंचने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल करते हैं। समझे? हाप का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन साहब, ऐसी चीजें, इन्हें सीखना आसान नहीं होगा, खासकर मेरे जैसे साधारण नौकर के लिए। गार्ड ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दल के 2 सदस्यों को पहले से जानते हो? इसीलिए मैंने तुम्हें यह मौका दिया था। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला, बेटा? दुबला पतला युवक घबरा गया। नहीं, मैं उन्हें जानता हूँ। मैंने लेडी चेंजिंग स्टार के स्काउट से पहले ही बात कर ली है। वह मेरा दोस्त है। गार्ड के चेहरे पर एक बड़ी, खतरनाक मुस्कान उभर आई। तो फिर क्या दिक्कत है? बस उस बेवकूफ को बोलने दो। उसके जैसे चूहे तुम्हें सब कुछ बता देंगे, बस थोड़ा ध्यान दो, यकीन मानो। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये बेकार मुफ्तखोर ईर्ष्या और घमंड में डूबा घूम रहा होगा। जरा भी उसकी इज्जत करो तो वो चुप नहीं रह पाएगा। आउच! हाप ने सिर हिलाया, फिर अचानक हिचकिचाया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने डरी हुई आवाज में पूछा, सर, आप उन्हें चोट तो नहीं पहुंचाएंगे, है ना? वे
वे अच्छे लोग हैं। गार्ड ने एक दो पल तक उसे घूरा, फिर उदास उपहासपूर्ण स्वर में कहा, यदि आपको पहले से ही उत्तर पता है तो आप क्यों पूछ रहे हैं? ये शब्द सुनकर हाप का मायूसी का ठिकाना न रहा। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, मानो सीधे देखने में उसे शर्म आ रही हो। डॉट डॉट डॉट। हालांकि उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। वो कमीना, जरा रुको और देखो। सनी पहले से ही योजना बना रहा था कि वह उस काय युवक को लॉज से बाहर फेंकने से पहले उसकी पिटाई करेगा, लेकिन उसी समय एक आवाज ने उसे बुलाया। यह एफी थी। अरे बेवकूफ, क्या तुम सो रहे हो? नीचे आओ, शिकार शुरू हो रहा है। छाया के नजरिए से दूर हटकर सनी ने लंबी शिकारी पर एक गहरी नजर डाली, अपनी छाया को वापस बुलाया और आह भरी, वापस आने के बाद मैं उससे निपट लूंगा। डॉट डॉट डॉट। लेकिन जब तक वह वापस लौटा, सनी किसी भी चीज से निपटने की स्थिति में नहीं था। अध्याय 159 प्रकाशित वाक्य। अपनी तमाम आशंकाओं और बेचैनी के बावजूद सनी ने कभी नहीं सोचा था कि यह शिकार सब कुछ बदल देगा। वह बस अपनी गतिविधियों में व्यस्त था, इस संयुक्त अभियान के पैमाने को लेकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन साथ ही अपने आसपास मौजूद बड़ी संख्या में शिकारियों को देखकर अजीब तरह से आश्वस्त भी था। दोपहर के समय यह असामान्य शिकारी दल बाहरी बस्ती से निकलकर पूर्व की ओर शहर के किनारे स्थित एक ढह चुके प्रकाश स्तंभ के विशाल खंडहर की ओर बढ़ रहा था। लगभग 20 लोग वहां इकट्ठे हुए थे और सभी संकरी गलियों की जानलेवा भूल भुलैया से सावधानीपूर्वक अपना रास्ता बना रहे थे। एफी मुख्य पथ प्रदर्शक थी और सनी आगे की ओर नजर रखकर उसकी मदद कर रहा था। योजना यथासंभव सीधी और सरल थी। हालांकि डार्क सिटी में कुछ भी सुरक्षित नहीं था। हर कोई सबसे बुरे हालात के लिए तैयार था, और बहुत जल्द ही उनका डर सच साबित हुआ। अपनी मंजिल के आधे रास्ते में अचानक आए एक आवाज ने एफी को वहीं ठिठकने पर मजबूर कर दिया। उसने मुट्ठी उठाकर सबको रुकने का इशारा किया और कोहरे में झांका। उसके चेहरे पर एक अंधेरा और भयावह भाव था। कुछ बुरा होने का आभास पाकर सनी ने अपनी परछाई को वापस लौटने का आदेश दिया और कैसी के पास गया। उसका हाथ हवा में से मिडनाइट शॉट का मूठ पकड़ने के लिए तैयार था। कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत रहा। फिर एफी की पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं। तितर बितर हो जाओ। जैसे ही उसके मुंह से यह शब्द निकला, दोनों अनुभवी शिकारी अलग अलग दिशाओं में भाग गए। सनी ने खुद कैसी को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए एक तरफ झपटा। तभी ऊपर से कोई बड़ी और भारी चीज उन पत्थरों से टकराई जहां कुछ ही पल पहले स्लीपर्स खड़े थे। खुशकिस्मती से एफी की समय पर मिली चेतावनी की वजह से ज्यादातर स्लीपर्स पहले ही कहीं और पहुंच चुके थे। हालांकि कुछ लोगों को प्रतिक्रिया देने में थोड़ी देर हो गई। उनकी चीखें मांस के फटने की घिनौनी आवाज में दब गईं। सनी ने शाप दिया। उसकी परछाई भी आसपास भी नहीं थी, इसलिए उसके पास बिना उसकी मदद के लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह घूमा, मिडनाइट शॉट को बुलाया, और एक पल के लिए जड़वत हो गया। उसके चेहरे से सारा खून बह गया। वहां सड़क के बीचों बीच एक विशालकाय पंखों वाला जीव फटे हुए पत्थरों पर खड़ा था। उसका पीला शरीर और काले पंख बदकिस्मत शिकारियों के खून से सने हुए थे। उसकी भयानक चोंच खुली हुई थी, जिसमें नुकीले सुई जैसे नुकीले दांतों की कतारें दिखाई दे रही थी। एक स्पायर मैसेंजर। जैसे ही सनी ने देखा, क्षण भर के लिए भय से स्तब्ध होकर एक लंबी लाल जीभ उस प्राणी के मुंह से बाहर निकली और उसके चेहरे से खून चाटने लगी। कदम लकवाग्रस्त होने के बाद सनी ने अपनी तलवार पकड़ ली और जीवन के लिए लड़ने को तैयार हो गया। उसका और कैसी का। उसके बाद सब कुछ अविश्वसनीय रूप से तेजी से हुआ, लेकिन ऐसा भी लगा जैसे अनंतकाल बीत गया हो। शिकारियों के पास एक आसान विकल्प था, या तो छोटे छोटे समूहों में अलग हो जाएं और खंडहरों में छिप जाएं, जहां उन्हें किसी उतनी ही या उससे भी ज्यादा भयानक चीज का सामना करने का जोखिम उठाना पड़ता, या फिर अपनी जगह पर डटे रहें और गिरे हुए जानवर को भगाने की कोशिश करें। बिना किसी चर्चा के सभी ने दूसरा विकल्प चुना। चाहे दुश्मन कितना भी खतरनाक क्यों न हो, परिचित दुश्मन हमेशा अनजान दुश्मन से बेहतर होता है। अज्ञात बचे हुए शिकारियों ने अपनी पूरी ताकत से उस घृणित प्राणी पर हमला कर दिया। हालांकि उनकी स्मृतियां उस भयानक प्राणी की त्वचा को भेदने में असमर्थ थीं, फिर भी हर बार उसे चोट पहुंचाता था। जिन लोगों के पास प्रत्यक्ष क्षति पहुंचाने की क्षमता वाली पहलू क्षमताएं थीं, उन्होंने तुरंत उनका इस्तेमाल किया, इस उम्मीद में कि कम से कम उस जानवर का ध्यान भंग हो जाए। बेशक स्लीपर की कोई भी क्षमता किसी गिरे हुए जानवर को घायल नहीं कर सकती। हालांकि अगर उनका हमला काफी भयंकर था, तो मैसेंजर आसान शिकार की तलाश में पीछे हट सकता था। हालांकि अगर इससे उस घृणित प्राणी का गुस्सा और बढ़ जाता, तो ज्यादातर तो मर ही जाते।
इससे भी बढ़कर इस दर्जे के जीवों का विरोध करना एक जुआ खेलने के अलावा और कुछ नहीं था। कई सेकंड तक तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। मैसेंजर ने हमलों की बौछार को आसानी से झटक दिया और अपनी चोंच से एक शिकारी को भेद दिया। हालांकि वह शिकारी अपनी मजबूत कदकाठी और भारी कवच से लैस था। दूसरा शिकारी उसके भयानक पंजों से लगभग चीर फाड़ ही रहा था, लेकिन आखिरी सेकंड में कास्ट अपनी अविश्वसनीय गति के बल पर उस युवक को खींचकर दूर ले जाने में कामयाब रहा। सनी पीछे इंतजार कर रहा था, कैसी को ढंक रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि उसकी परछाई समय पर वापस आ जाए ताकि वह उस शापित प्राणी को नुकसान पहुंचा सके। ... लेकिन अंत में यह एफी ही थी जिसने निर्णायक प्रहार किया। अपना हथियार समेटते हुए वह आगे की ओर उछली। सनी उसकी दुबली पतली शक्तिशाली मांसपेशियों को जैतून की त्वचा के नीचे तार की रस्सियों की तरह हिलते हुए देख सकता था। मानो किसी स्प्रिंग में बदल रहा हो, उसका पूरा शरीर तना हुआ था और फिर तेजी से फट पड़ा। उसके हमले में इतनी ताकत थी कि एक पहाड़ को चीर सकता था। चमत्कारिक रूप से उसके हथियार की नोक ने मैसेंजर की छाती पर लगी पीली खाल को चीर दिया और गहरे तक वार किया, जिससे खून की धार फूट पड़ी। वह प्राणी चीखा और फिर अपने शक्तिशाली पंजों से शिकारी पर टूट पड़ा। एफी के बाएं हाथ पर एक बड़ी गोल ढाल दिखाई दी। अपनी चप्पलों के तले जमीन में गिराते हुए वह आगे झुकी और उस भयानक प्रहार को झेल लिया। उसके पैरों के नीचे के पत्थर टूट गए, लेकिन शिकारी खड़ी रही। मुंह में खून थूकते हुए वह पागलों की तरह मुस्कुराए और अपने हथियार को घुमा दिया, जिससे मैसेंजर को और अधिक क्षति और दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था मानो गिरे हुए जानवर को चींटियों के झुंड से इतने जबरदस्त प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी और न ही उनसे चोट लगने की। एक और चीख निकालते हुए उसने अपने पंख फड़फड़ाकर स्लीपर्स को पीछे धकेल दिया, मरे हुए शिकारियों को उठाया और हवा में उछल पड़ा। जल्द ही वह घिनौना दृश्य आसमान में एक काले धब्बे में बदल गया। पीछे बस खून के गड्ढे, टूटे हुए पत्थर और घायल इंसानों की कराहें ही रह गईं। किसी तरह वे बच गए। खैर, उनमें से अधिकांश। एफी सीधी हुई, अपनी ढाल हटा दी और नीचे की ओर देखा। धिक्कार है, मुझे लगता है कि मेरा हाथ टूट गया है। अपनी ठुड्डी से बहते खून के साथ शिकारी महिला हंसी और अपने हथियार पर झुक गई। वह स्पष्ट रूप से थकी हुई थी। सनी उसे उस शानदार स्ट्राइक के लिए बधाई देना चाहता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ बात कौंधी। अचानक ठंड से उसकी नज़र एफी के हथियार पर पड़ी। उसने उसे पहले कभी लड़ते नहीं देखा था, इसलिए सनी ने पहली बार देखा था कि मेमोरी नामक शिकारी युद्ध में क्या इस्तेमाल करती है। यह एक भाला था, कांसे से बना एक प्राचीन सुंदर भाला। उसके दिमाग में कुछ कौंधा, अलग अलग सूचनाएं एक साथ जुड़ गईं। और फिर सब कुछ फट गया। ... या कम से कम ऐसा ही महसूस हुआ, क्योंकि सनी को अंततः भविष्य समझ आ गया। अध्याय 160 भविष्य। अरे बेवकूफ, तुम ठीक तो हो? 1 या 2 सेकंड के बाद सनी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपना सिर उठाया और खाली आंखों से एफी को घूरने लगा। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, मैं ठीक हूँ, बस कुछ सोच रहा हूँ। एफी ने उसे अजीब नज़र से देखा, फिर कंधे उचकाए और मुंह फेर लिया। सब इतने व्यस्त थे कि उस पर ध्यान ही नहीं दे पाए। ऐसा तो कभी किसी ने किया ही नहीं। अकेला छोड़ दिया गया सनी लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे जमीन पर गिरा। उसके मन में एक ही वाक्य बार बार दोहरा रहा था, हर पल के साथ उसकी आवाज़ और तेज होती जा रही थी। कांसे के भाले के साथ एक महिला राक्षस की लहर में डूब रही है। कांसे के भाले के साथ एक महिला। यह उस दृश्य का एक हिस्सा था जिसे कैसी ने अपनी यात्रा की शुरुआत में देखा था, उस रात जब उन्होंने एक सिरविहीन शूरवीर की विशाल मूर्ति के ऊपर रात बिताई थी। वह इतनी भयावह थी कि वह अपने आतंक से भागने के लिए शापित समुद्र के अंधेरे पानी में लगभग कूद गई थी। ये वह कुंजी भी थी जिसने सनी को ज्ञात हर छोटी छोटी जानकारी को एक सुसंगत तस्वीर में जोड़ा और उसे उस भयावह दृश्य का सही अर्थ समझने में मदद की। वह सिहर उठा, उसे याद आया कि कैसी ने उस अंधेरी रात में उन्हें क्या विस्तार से बताया था। मैंने फिर से इंसानों का किला देखा। बस इस बार रात थी। काले आसमान में एक अकेला तारा जल रहा था और उसकी रोशनी में किला अचानक आग की लपटों में जल उठा और उसके गलियारों से खून की नदियां बहने लगीं। मैंने एक सिंहासन पर सुनहरे कवच में एक लाश देखी। कांसे के भाले वाली एक औरत राक्षसों के सैलाब में डूबती हुई एक तीरंदाज गिरते आसमान को अपने बाणों से भेदने की कोशिश कर रहा था। उस पूरे समय सनी को किसी न किसी वजह से यकीन था कि कैसी ने उस प्रलय को देखा था जिसने इस जमीन को निगल लिया था और इसे एक वीरान नर्क में बदल दिया था, जिससे एक भूला हुआ किनारा बना था।
दर्शन का पहला भाग निश्चित रूप से इस बात का जिक्र कर रहा था कि कैसे सर्वव्यापी अंधकार का श्राप अपनी 7 मुहरों से मुक्त हो गया था। इसलिए उसने मान लिया था कि दर्शन के बाकी हिस्से भी अतीत के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन एफी के भाले ने उसे एक आभास दिया, एक भयानक रहस्योद्घाटन की वह अब तक गलत था। कैसी ने जिन सर्वनाशकारी छवियों का वर्णन किया था वे अतीत की नहीं बल्कि भविष्य की थीं। उनका भविष्य। कांपते हुए सनी ने अपना सिर उठाया और नेफिस की ओर देखा, जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल घायल शिकारियों को ठीक करने में कर रही थी। उसका हाथीदांत जैसा चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। उसकी आंखें चौड़ी और अविश्वास से भरी थीं। ये सब इतना स्पष्ट था। वो एक अकेला तारा था जो ब्राइट कैसल के ऊपर अंधेरे आसमान में जल रहा था, अपने साथ आग और खून की नदियां ला रहा था। आखिरकार उसका नाम ही चेंजिंग स्टार था, या इसे लिखने के लिए प्रयुक्त रून्स के आधार पर दुर्भाग्य का सितारा, विनाश का सितारा। सनी ने बहुत समय तक इस डर में बिताया कि गनलॉग नेफिस के साथ क्या करने वाला है, जबकि उसे तो इस बात से डरना चाहिए था कि गनलॉग उसके साथ क्या करने वाला है। सुनहरे कवच में एक लाश सिंहासन पर बैठी। ब्राइट लॉर्ड को पहली बार देखने के बाद भी उसे सच्चाई का एहसास क्यों नहीं हुआ? ये वही था, गनलॉग कैसी के दर्शन में लाश थी। एफी राक्षसों के सागर में डूबती हुई औरत थी। धन और धर सनी को अभी तक पता नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वे जल्द ही मिलेंगे, शायद केवल एक साथ मरने के लिए। वह हमेशा से जानता था कि नेफिस किसी रहस्यमय अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य से प्रेरित था। वह नहीं जानता था कि वह लक्ष्य क्या था, लेकिन वह निश्चित रूप से यहाँ भूले हुए तट पर नहीं था। उसे प्राप्त करने के लिए चेंजिंग स्टार को वास्तविक दुनिया में लौटने का रास्ता खोजना होगा। यही कारण है कि वह आगे बढ़ने, किसी भी बाधा को पार करने, किसी भी दर्द को सहने की अपनी महत्वाकांक्षा में हमेशा इतनी अडिग और अथक रही थी। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था कि उसका ये दृढ़ विश्वास एक जुनून से ज्यादा था। नेफिस अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। डार्क सिटी में पहले दिन उसने जो दिलासा भरे शब्द कहे थे, वे अचानक उसके मन में गूंज उठे। लेकिन अब उनकी सतह के नीचे एक और ज्यादा ठंडा और कहीं ज्यादा गहरा अर्थ छिपा था। हम वापसी का रास्ता खोज लेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। भूले हुए किनारे से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वह था क्रिम्सन स्पायर। कोई भी स्लीपर उस गेटवे तक बिना किसी निशान के पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकता था। कोशिश करने के लिए भी उन्हें एक सेना की जरूरत होगी। हो सकता है कि तब लाशों पर चलकर 1-2 बचे लोग इस शापित जगह से बच निकल पाएं। लेकिन नेफिस के पास कोई सेना नहीं थी अभी तक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एक को इकट्ठा करने के लिए उसे गनलॉग को मारना होगा, उसकी शक्ति छीननी होगी और सभी विरोधियों का सफाया करना होगा। ब्राइट कैसल को खून में डुबो देना होगा। तभी वह डार्क सिटी में बचे हुए हर स्लीपर को इकट्ठा कर पाएगी और उन्हें आत्मघाती धर्मयुद्ध में अपने पीछे आने के लिए फुसला पाएगी, यह अच्छी तरह जानते हुए कि उनमें से ज्यादातर इसी वजह से मारे जाएंगे। कोई भी समझदार व्यक्ति उसका अनुसरण नहीं करेगा, वे ऐसा नहीं करेंगे, है न? सनी को उन युवक युवतियों के चेहरे याद आ गए जो पिछले कुछ हफ्तों में उनके समूह का हिस्सा बन गए थे। उनकी आंखों में आशा या शायद विश्वास की एक अजीब सी रोशनी जल रही थी। नेफिस के प्रति उनके मन में लगभग धार्मिक श्रद्धा थी। नहीं, नेफिस के प्रति नहीं, अमर ज्वाला कुल के बदलते सितारे के प्रति, उनका निजी देवदूत। क्या वे अब भी समझदार थे? अंततः उसे नेव की योजना का हर भाग समझ में आ गया। चांदी जैसे बालों वाली खूबसूरत युवती को देखकर सनी कांप उठा। और फिर भविष्यवाणी का अंतिम भाग आया, तारांकन तारांकन तारांकन। वापस लौटते हुए सनी को ऐसा लगा जैसे वह किसी बुखार भरे सपने में है। इस रहस्योद्घाटन की गंभीरता उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा थी। उसका मन कमजोर, अस्थिर और टूटने के कगार पर था। उसने सदमे की इतनी गहरी अनुभूति पहले कभी नहीं की थी, मानो उसके अस्तित्व की जड़ तक जोर से हिल गई हो। उसके पास इससे निपटने के लिए सही साधन नहीं थे। ऐसा लगा जैसे वह अपना सब कुछ खोने के कगार पर है। सनी सचमुच भयभीत थी। अपनी भावनाओं से निपटने की कोशिश में समय बर्बाद मत करो। ये भावनाओं को व्यक्त करने का सही समय नहीं है। आपको ये समझने की जरूरत है कि यह सब आपको व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित करता है और आपको चीजों को अपने पक्ष में करने के लिए क्या करना चाहिए। आखिर डरने की क्या बात थी? इतने सारे लोग मर जाएंगे, उनके जीने मरने से उसका क्या लेना देना। हाँ, अगर अंत में वही बचा रहा तो ये सब वाकई फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या उसने पिछले कुछ हफ्ते इस डर में नहीं बिताए थे कि गुनालुक उनके साथ क्या करने वाला है?
खैर, अब उसे पता था कि गुनालुक का अंत लाश बनकर होगा। समस्या हल हो गई। क्या वह इस खबर से टूट नहीं गया था कि उसे अपना बाकी जीवन इसी घिनौने नरक में बिताना होगा? खैर, अब ये कोई निश्चितता नहीं थी। भविष्यवाणी का वह आखिरी हिस्सा। सब कुछ ठीक था, पहले से भी बेहतर। ... और फिर भी, चाहे सनी कितना भी तर्कसंगत बनने की कोशिश कर रहा था, वह डर से भर जाने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। तारानकन तारानकन तारानकन। सूर्यास्त की लालिमा भरी रोशनी में उसे लॉज से निकलने का बहाना मिल गया और वह पत्थर के चबूतरे के किनारे तक चला गया। किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी, इसलिए कुछ देर के लिए गायब हो जाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। किसी ने भी यह नहीं देखा कि सनी को कुछ परेशान कर रहा था। वैसे भी सब उसके मूडी व्यवहार के आदी थे। बस कैसी को ही कुछ समझ आ गया था। ... और कैस्टर, जो बेफिक्र होने का दिखावा करता था, लेकिन वास्तव में उसे नेफिस के करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति पर बाज की तरह नजर रखने की आदत थी। कामीना। पत्थर के चबूतरे के बिल्कुल अंत तक पहुंचकर सनी ने मुड़कर बाहरी बस्ती और उसके ऊपर बने भव्य महल को देखा, जहां सैकड़ों स्लीपर रात होने से पहले आश्रय ढूंढने के लिए दौड़ रहे थे। एक ठंडी और दर्दनाक अनुभूति ने उसके दिल को जकड़ लिया। ये सभी लोग मरने वाले हैं। नेफ उन्हें मारने जा रहा था। ... क्या वह उसे ऐसा करने में मदद करने को तैयार था? न जाने क्यों, सनी हंसना चाहता था। ये पूरी स्थिति इतनी घिनौनी और भयावह थी कि लगभग हास्यास्पद लग रही थी। वह सच में कभी परोपकारी नहीं रहा। उससे भी बढ़कर उसे हमेशा एक सनकी, स्वार्थी और दुष्ट इंसान होने पर गर्व था। लेकिन ये तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा था। अपना सिर पकड़कर सनी का राह उठा। मैं क्या करने जा रहा हूँ? तभी अचानक कदमों की आहट ने उसका ध्यान खींचा। एक दुबली पतली आकृति झुगी बस्ती से प्रकट हुई और उसकी ओर बढ़ी। सनी ने भौहें चढ़ाईं। ओह, ठीक है, वह आदमी। मैं उसके बारे में पूरी तरह भूल चुका हूँ। हाप कुछ कदम दूर रुक गया और डरते हुए मुस्कुराया। सूर्यहीन। ओह, क्या हम बात कर सकते हैं?